तो अभी आप टोटल पीएमएस और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना टोटल क्लाइंट का एयूएम मैनेज करते हो आप? तकरीबन 18,000 करोड़ के आसपास। पिछले 40 साल में आपका परसेंटेज सीएजीआर कितना रहा होगा मार्केट्स में? कैगर ऑफ अराउंड 29 to 30%। कौन से सेक्टर्स और थीम्स है जिस पे आप बुलिश हो? According to me, the first three digital stack, fourth one the logistics stack, and the fifth one is the power stack. These five are your catalyst for investment. What are your views on commodity stocks? Let's say copper, zinc, aluminium जिसमें ट्रेड करते कंपनीज, इनका क्या होगा? वॉर का मामला खत्म हुआ तो डिस्ट्रक्शन के बाद जब भी कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा तो वो टाइम के अंदर मेटल वुड बी इन ह्यूज डिमांड इन द वर्ल्ड मार्केट। बट इफ यू आस्क मी फ्रॉम डिमांड पर्सपेक्टिव, मेटल डिमांड इन नेक्स्ट 10 years इज गोइंग टू बी टचिंग द न्यूअर हाइस। तो वी आर इन मार्च 2026, तो आपके हिसाब से टुडे इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट? आज सेंसेक्स की बात करें तो 75,000 का सेंसेक्स 32 के अंदर 2.5 लाख का बनने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इनफैक्ट हमारा ऐसा टारगेट है कि साल में ऐसी एक कंपनी सिलेक्ट करो जो 10 साल के अंदर 10x हो जाए। तो ये साल वो कंपनी कौन सी है? Which is a good point. I think we believe it will. Oh, is it? India is currently the fastest growing large economy in the world, and if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. पिछले 40 साल में आपका परसेंटेज सीएजीआर कितना रहा होगा मार्केट्स में? Grace of God, I think if I don't know about my clients portfolio सबका मैं नहीं ट्रैक करता हूँ, क्योंकि जब भी ब्रोकरेज बिजनेस चालू किया था तभी तो उसके अंदर क्लाइंट अपना खुद का भी बाइंग सेलिंग थोड़ा बहुत करता रहता है। बट हमारा फैमिली का पोर्टफोलियो में अगर एक बेंचमार्क के हिसाब से देखूँ, क्योंकि हमारा एक नियम रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट क्लाइंट को करवाते उसका इन्वेस्टमेंट आपको भी करना है। तो ये एक बहुत सिंपल एक फिलॉसफी रखा था कि भाई जो चीज़ आप पसंद करते हो वो चीज़ आपके क्लाइंट को देना है, आपको ऐसे कोई दूसरी चीज़ नहीं देना है। तो फैमिली का पोर्टफोलियो के अंदर विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई थिंक वी हैव अर्न्ड कैगर ऑफ अराउंड 29 to 30%। तो अभी आप टोटल पीएमएस और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना टोटल क्लाइंट का एयूएम मैनेज करते हो आप? सो आई थिंक टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर इन एक्सेस ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर जिसका डीपीएयू हमारे पास है वो करीबन 35,000 पर क्लाइंटल्स है। 35,000 क्लाइंट्स। हाँ, वो क्लाइंटल्स है। उसमें से सब क्लाइंट एडवाइजरी के अंदर नहीं है ऑफ कोर्स आई थिंक, बट मेजॉरिटी ऑफ आई थिंक द क्लाइंट्स हैव बीन असाइनिंग देयर पोर्टफोलियोज टू अस। हम उनके फंड एडवाइस करते हैं, मैनेज करते हैं। एंड कितना यूएम होगा सब क्लाइंट्स का मिला? करीबन 18,000 करोड़ के आसपास। 18,000 करोड़। और ये एक नॉन इंस्टीट्यूशन क्लाइंट है। अगर हम इंस्टीट्यूशन क्लाइंट को जोड़ लेते हैं तो द इंस्टीट्यूशन क्लाइंट का तो ये एसेट अंडर एडवाइजरी हो जाता है ये तरीका, तो क्योंकि आप रिसर्च के साथ उनको एडवाइस करते हो। तो दैट गोज आई थिंक वेल अबाउट 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ इंस्टीट्यूशन क्लाइंटल्स है। ऑल मार्की क्लाइंटल्स आई थिंक आर योर कस्टमर्स, सो ऑब्वियसली उनके साथ में आपको जुड़ना है, तो उनके पोर्टफोलियो के ऊपर आपको एडवाइस देना है। तो आई थिंक दैट अमाउंट इज ऑफ कोर्स आई थिंक वी आर एडवाइजिंग देम। और आप म्यूचुअल फंड्स में भी एडवाइस करते हो एंड स्टॉक्स में भी एडवाइस करते हो, राइट? यस, हमारा तरीका ऐसा रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करना है। हमारा तरीका प्रोडक्ट बेच के इन्वेस्टमेंट नहीं कराना है। आपका एक कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कैसे हम लोग समझ पाते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का हम लोग सॉल्यूशन बना के देते हैं। सो पहले से एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके एसेट एलोकेशन करना वो एक तरीका हमने पहले से रखा हुआ है। सो इट इज बाय एंड लार्ज वर्किंग गुड फॉर ऑल कस्टमर्स। सो लेट्स डू एन इंटरेस्टिंग थिंग हियर। सो लेट्स से अगर मैं एक पोटेंशियल कस्टमर हूँ एंड मैं आपके पास आता हूँ एंड मेरा आपको पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग करना है और म्यूचुअल फंड एसेट एलोकेशन करना है, कितना इक्विटी कितना डेट में जाना है। तो मेरा प्रोफाइल लेते हैं एंड उस हिसाब से ऑडियंस को एक्सप्लेन करेगी दैट हाउ कैन दे ऑल्सो प्लान देयर फिनेंसेस एंड ऑल। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप की फाइनेंशियल प्लानिंग अगर मुझे शुरू करनी है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी एंड मुझे मतलब क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए? ओके, आपके पास जो चीज़ है उसको पहले हम देख लेते हैं। ठीक है। आपके पास आपकी इनकम और इनकम का सोर्स आपके पास है। हाँ।
इधर आप बिजनेसमैन हो या आप हम्म। सैलरीड हो। तो लेट्स अज्यूम सैलरी है, और सैलरी अज्यूम करते हैं कि 21 ईयर ओल्ड है और 6 लाख पर एनम की सैलरी है। 6 लाख पर हाँ। एनम की सैलरी आपकी है, हाँ। तो फॉर्च्यूनेटली नए टैक्सेशन के अंदर तो आप टैक्स फ्री जाते हो। करेक्ट। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आपकी सैलरी में से 30% आपका हम निकाल लेते हैं। 30% हम बात कर लेते हैं, उसका हम बोलते हैं कि ये 30% इज योर इन्वेस्टमेंट सम। सो करीबन 1,80,000 आपका निकल गया वहां से, और बाकी का जो आपका अमाउंट बाकी रहा, वो अमाउंट आपका हम दे देते हैं कि आप आपको जो हिसाब से आपका प्रायोरिटी है वो हिसाब से आप खर्चा करो, इसके अंदर आपको यूज करना है करो, फैमिली के लिए करो, वो हिसाब से करो। तो ये 30% का अमाउंट हम सबसे पहले सेविंग के लिए ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्वेस्टिंग। क्योंकि ये 30% का अमाउंट हमने जो निकाल लिया आपका, वो अमाउंट फिर हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। उसके अंदर हमारा तरीका ये रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए, सबसे पहले देखते हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। अगर आपको कोई रेगुलर इनकम की जिम्मेदारी है, या आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी है कि भई भविष्य में फैमिली बढ़ेगा, उसके लिए हमें कुछ करना है, तो गोल पहले समझ लेते हैं आपका, और गोल समझने के बाद एसेट एलोकेशन करते हैं। अकॉर्डिंगली जो भाई लॉन्ग टर्म की ज़रूरत हो तो इक्विटी तरफ ज़्यादा प्रेफ़रेंस रहता है। इक्विटी के अंदर डायरेक्ट इक्विटी एज़ वेल एज़ म्यूचुअल फंड दोनों आ जाते हैं। अगर आपका अ, पैसिव रहने का है तो शायद इंडेक्स फंड, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड के अंदर ज़्यादा हमारा प्रेफ़रेंस रहता है उसके लिए। अगर फिक्स इनकम का कोई ऑब्लिगेशन है, तो उसके लिए अगेन फिक्स इनकम ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो एलोकेशन वो हिसाब से बनता है। और ये एलोकेशन बनते हैं उनका हमारा एक दूसरा तरीका उसके अंदर ये रहता है कि रिटर्न कितना चाहिए, रिस्क कितना लेना है, और लिक्विडिटी कितना चाहिए। 3 चीज़ के ऊपर हम हमेशा ध्यान देते हैं। सो रिटर्न, रिस्क एंड लिक्विडिटी, ये 3 चीज़ हम पहले समझ लेते हैं इन्वेस्टर के पास से, और उसके बाद में प्लानिंग हो जाता है चालू। एट द सेम टाइम एक बार प्लान किया तो प्लान वी इंसिस्ट टू ऑल इन्वेस्टर कि मिनिमम वंस इन अ क्वार्टर यू हैव टू मीट अस, क्योंकि हर नीड बदलती है, इन्वेस्टर के एस्पायरेशंस बदलते हैं, उनके थॉट प्रोसेसेस बदलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बदलती है। अगर ये चीज़ में बदलाव आता है, आपने जो चीज़ इन्वेस्ट की है, वो शायद उसके साथ में अलाइन्ड है कि नहीं अलाइन्ड है, वो हर 3 महीने में एक बार रिव्यू कर लेना ज़रूरी बनता है। जनरली बहुत बदलाव नहीं आता है, बट थोड़ा बहुत जो भी बदलाव आता है, वो बदलाव को आपको इनकॉर्पोरेट करके प्लान को इतना कंटीन्यूअस बेसिस पे रिवाइज़ करना पड़ता है। सो काम करते हैं। एक अपन पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक सैंपल पोर्टफोलियो या तो एसेट एलोकेशन करते हैं। तो अगर मैं मेरे गोल्स बताऊँ फॉर एग्जांपल, तो लेट्स से आई वांट टू स्पेंड 50 लाख आफ्टर 2 इयर्स फॉर माय मैरिज। आई वांट टू स्पेंड 1 करोड़ आफ्टर 10 इयर्स फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए, एंड लेट्स से आई वांट टू स्पेंड 5 करोड़ आफ्टर 20 इयर्स फॉर बाइंग अ हाउस। ये मेरे 3 इमीडिएट गोल्स है अभी के हिसाब से लाइफ में। तो अभी ये गोल्स के बेसिस पे आप मुझे क्या एडवाइस करोगे कि क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए? एंड यू कैन आस्क मी मोर क्वेश्चंस टू डीप डाइव। So I think this is a very interesting proposition that you put across with numbers. आपने numbers के साथ में एक चीज़ बताई है। एक्चुअली कैलकुलेटर तो नहीं है हाथ में, तो ये एग्जैक्टली नंबर्स के या साथ में नहीं बात कर पाऊंगा, बट प्रिंसिपल तो वही रहेगा। अगर आपको 5 साल के बाद 5 करोड़ की जरूरत है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो हिसाब से इतने सालों के अंदर बढ़ना चाहिए। क्योंकि अपने अभी आज शुरुआत की सपोज इन्वेस्टमेंट करने की, 5 साल के बाद 5 करोड़ की ज़रूरियत है, तो डेफिनेटली सालाना 1 करोड़ रुपया का आपका इन्वेस्टमेंट का फिगर बनना चाहिए मिनिमम, तो आपका फिगर 5 करोड़ तक पहुंचेगा, वो तो बराबर है। तो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का इनकम लाना है, और 30% के हिसाब से उसके ऊपर ग्रोथ लाना है। पहले 3 साल के अंदर 30% का रेशियो नहीं आएगा, तो आपको परसेंटेज वाइज ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो समय के अंदर। सो एक्चुअल कैलकुलेशन करके आप बताएँगे, तो उसके अंदर आपका जो अमाउंट है सालाना, मेरे ख्याल से करीबन पौने 2 से 2 करोड़ के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। बिकॉज़ फर्स्ट 2 इयर्स और 3 इयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर जो रिटर्न है, वो रिटर्न स्मॉल रहता है। रिटर्न कंपाउंडेड जब भी होता है, 5 साल के बाद चालू होता है कंपाउंडिंग का पावर। नहीं सॉरी, आई थिंक मैंने बताया 20 साल के बाद 5 करोड़ का घर लेना है। अच्छा, 10 मैंने साल 5 के साल का बाद, सुना हाँ, 20 शायद। साल के बाद मुझे 5 करोड़ का घर लेना है। 10 साल के बाद मुझे 1 करोड़ का एग्जीक्यूटिव एमबीए करना है। 2 साल के बाद मुझे 50 लाख लगेंगे शादी के लिए। तो ये है। ये आपका है, तो अगेन आई थिंक द नंबर चेंज हो जाएँगे। हाँ। हुँ।
फिगर्स चेंज हो जाएंगे, फिगर्स देखने चाहिए, आई थिंक कैलकुलेट करके बनाने चाहिए, हम्म, बट प्रिंसिपल यही रहेगा कि आपका 10-20 साल के बाद आपको करीबन 5 करोड़ का रिक्वायरमेंट आएगा घर लेने के लिए, तो आपका 30% के आसपास कंपाउंडेड होता है, तो सबसे बढ़िया है। जैसे हम लोग ने इतने सालों में कर चुके हैं, तो ये सबसे बढ़िया है। अगर नहीं होता है, तो हम लोग मार्केट रेट ऑफ कंपाउंडिंग पकड़ के चलते हैं और मार्केट रेट ऑफ कंपाउंडिंग 15% का है। 14-15% का मार्केट रेट कंपाउंडिंग होता है, इंडेक्स कंपाउंड कर रहा है 14-15% के हिसाब से, तो वो नंबर लेके हम लोग चलते हैं। सो दैट वुड बी द फिगर दैट यू विल गेट इट। 14-15% रिटर्न इज अ फेयर assumption to इट्स अ assume फेयर over assumption, 20 इट्स years? अ फेयर assumption, यू Okay. गेट इट। ये मार्केट ने 40 साल में दिया है, हम्म। सो देयर इज़ नो रीज़न टू नॉट तो बिलीव इट। अगर मुझे एसआईपी शुरू करनी है, तो अभी ये तीनों गोल्स के हिसाब से कैन वी डीप डाइव इनटू कि ओके कौन से टाइप ऑफ फंड्स में करनी चाहिए, और गेट इनटू स्पेसिफिक्स कि आप क्या रेकमेंड करोगे कि कौन से कैटेगरीज और कौन से स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर अचीविंग दीज 3 गोल्स? So there are two types of approaches in this. First approach here is, I think you invest purely into the flexi cap fund और मल्टी एसेट फंड। क्यों दोनों? रीजन ये होता है कि मल्टी एसेट फंड के अंदर आपको हर एसेट क्लास को एक समय आता है जिसके अंदर उसका एक रिटर्न बनता है। तो जनरली आप गोल्ड सिल्वर को मल्टी एसेट के अंदर ऐड करते हो। एट टाइम्स आई थिंक यू आल्सो इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट थ्रू आरईआईटी एटसेट्रा, एंड इम्पोर्टेंटली इक्विटी। इक्विटी का कंपोनेंट हमेशा ज़्यादा रहता है। करीबन मल्टी एसेट फंड के अंदर भी आप स्ट्रक्चर निकाल के देखोगे, तो इक्विटी का कंपोनेंट करीबन 70% के आसपास रहता है एंड बाकी एसेट्स क्लास का कंपोनेंट कम रहता है कंपैरेटिवली। क्योंकि इक्विटी हैज़ बीन नोन फॉर प्रोड्यूसिंग दैट काइंड ऑफ अ डायनामिक रिटर्न। अदर एसेट क्लासेस आई थिंक दे पास आल्सो थ्रू द साइकिल, बट इन उनका परसेंटेज वाइज़ रिटर्न शायद थोड़ा कम हो सकता है। तो हम मल्टी एसेट क्लास लेते हैं एंड विद इन इक्विटी वी फॉलो द फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप का फॉलो इसलिए करना ज़रूरी बनता है कि आप देखेंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली 8 साल में खाली आपको 2 या 3 साल मिलते हैं कमाने के लिए। लार्ज कैप के अंदर आपको रिटर्न कम मिलता है, बट वो रेगुलर मिलता है। तो वहाँ पे हम लोग लार्ज कैप को हम कैपिटल प्रोटेक्शन के हिसाब से भी देखते हैं और एक एवरेज रिटर्न कमाने के लिए हिसाब से भी देखते हैं। और जो लास्ट 2-3 साल, 8 साल का पीरियड के अंदर आता है, जिसकी में थियरी हम लोग ने वर्कआउट की है, उसको हम सीज़नल इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो सीज़नल इन्वेस्टिंग की जो थियरी हमारी है 8 ईयर साइकिल की, उसके अंदर हमने ये कैसा फाइंड आउट किया और हमने लास्ट 40 ईयर्स का जो हमने 5-8 ईयर का साइकिल हमने स्टडी किया। सेंसेक्स एक्चुअली 1979 में आया। 84 टू 92 का पहला साइकिल हमने सिलेक्ट किया। 92 to 2000 second, 2000, 2008, 2008, 2016, 16 to 24, and now we are into sixth cycle of 2006, 24 24 to to 32। 32। हर साइकिल के अंदर हमने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन स्टडी किया है। जो लास्ट 2 साल रहते हैं, उसके अंदर मिड कैप पार्टिसिपेट करते हैं। ओह, 1990 to वाओ! 1992, हुँ, 98 to 2000, 2006 to 2008, 2016, 2024, सितंबर 2024 मार्केट पीक हो गया था। सो जनरली देखा है कि लास्ट 2 साल के अंदर मिड कैप पार्टिसिपेट ज़्यादा करता है। उसके पहले उसका बिल्डिंग फेज़ रहता है। तो जो फंड सोच के समझ के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसके अंदर दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट 6 इयर्स एट अ लोअर प्राइस दे गेट एंट्री इंटू सम ऑफ द मिड कैप्स एंड लास्ट 2 साल के अंदर वो मिड कैप का प्रॉफिट वो जुटा लेते हैं अपना, तो वो फंड के अंदर आपको रिटर्न सही तरीके से मिल जाता है। तो जनरली हमारा एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि सिलेक्ट गुड क्वालिटी मिड कैप फंड्स हैव गिवन आउट परफॉर्मिंग रिटर्न। अगर इंडेक्स 14-15% का रिटर्न देता है, तो सम ऑफ दिस फंड्स हैव बीन गिविंग रिटर्न इन द रेंज ऑफ अराउंड 18 टू 21% और 21 टू 24% आल्सो इन सम केसेस, तो नॉट अ फुल हिस्ट्री अवेलेबल for the want of not giving disclosure of names because it is not appropriate to talk in public media. But some of the funds have continuously performed from mid 90s till date, if with this kind of an approach. तो हमने ये थियरी जो रिसर्च करके एनालाइज की है, वो थियरी के हिसाब से हम लोग अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें 2 चीज़ हम ध्यान रखते हैं। जो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनियाँ हैं, उसके अंदर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट हैज़ टू बी फर्स्ट। बिज़नेस ऑफ कोर्स एवरीबॉडी रीड्स इंटू, बट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट हैज़ टू बी फर्स्ट। इफ दिस मैनेजमेंट इज़ डिलीवरिंग ऑन अ टाइम टू टाइम बेसिस और नॉट, वो भी हम देखते हैं। एंड बिकॉज़ हमारा इक्विटी का बैकग्राउंड है, तो हमारे जो क्लाइंट है वो फंड मैनेजर्स हैं।
इंस्टीट्यूशन सेगमेंट के अंदर। तो हम देखते हैं कि ये फंड मैनेजर यही तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है या अलग तरीके से करता है। अगर वो ये फिलॉसफी और ये थिंक सिस्टमैटिक प्रोसीजर से इन्वेस्ट करता है, तो दैट मीन्स वी गेट वेरी गुड क्लैरिटी कि ये फंड के अंदर इन्वेस्टर का पैसा बनेगा। That is how I think we have been systematically providing this output to the investor, and fortunately, it has given a good return to investors. तो इसमें इसका कोई रीज़न है कि मिड कैप लास्ट के 2 साल में ही बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इन ऑल दीज़ 8 साइकल्स 5 साइकल्स ऑफ 8 इयर्स? तो उसमें ऐसा भी एक ऐसा होता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग मैच्योर्ड होता है, तो उसके बाद उसका परफॉर्मेंस बेस्ट आता है। तो मिड कैप का भी वही है कि भई आपने शुरुआत की, उसको समझा, वो बिज़नेस जब भी वो बिज़नेस सीड करता है, वो टाइम के अंदर उसका परफॉर्मेंस नहीं आएगा। उसका बिज़नेस सीड हो गया और बाद में उसके अंदर रिज़ल्ट आने चालू हो गए, तो सब इन्वेस्टर को अच्छा लगता है, तो वो टाइम पे चलता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारे मार्केट के अंदर हमने देखा है कि लास्ट जो 2 साल है साइकिल के, उसके अंदर यूफ़ोरिया बहुत बनता है, जिसको आप फोमो बोलते हो। तो ये फोमो बहुत बन जाता है लास्ट 2 साल के अंदर। हाँ। ये 2 साल के अंदर एवरी सिंगल इन्वेस्टर थिंक्स कि आई मस्ट हैव दिस स्टॉक इन माय हुँ। पोर्टफोलियो। तो वो टाइम पे ग्रीड फैक्टर आ जाता है। पहले 6 साल का जो पीरियड है उसके अंदर इन बिटवीन थोड़ा बहुत राइज़ आता है मिड कैप के अंदर, बट लास्ट 2 साल के अंदर वो क्रेज़ी राइज़ आता है, जिसको हम यूफ़ोरिया बोलते हैं। तो पहले फ़ियर, पहले सबसे पहले स्केप्टिसिज़्म, उसके बाद में बीच-बीच में आपको फ़ियर आ जाता है, ये वॉर आ गई, ये प्रॉब्लम आ गया, तो ये फ़ियर भी आपको बीच-बीच में सताने लगता है। और बाद में वो फ़ियर का बाद एक टाइम ऐसा आता है कि पैनिक होता है। सडनली ईरान के ऊपर अटैक हो गया, ईरान ने रिफाइनरी को उड़ा दिया, पैनिक होना स्टार्ट हो गया। वो पैनिक में मार्केट जब भी बॉटम करता है, वो पैनिक बॉटम इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय, बिकॉज़ वो पिछले अगले 4 साल के अंदर इट इज़ गोइंग टू गिव यू द रिटर्न व्हिच इज़ गोइंग टू बी आउट परफॉर्मिंग रिटर्न। सो वी आर इन मार्च 2026 तो आपके हिसाब से टुडे इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट? मेरा जो थियरी 8 साइकिल का हाँ। जो जाता है उसके अंदर 24 में मार्केट पीक होना था, मार्केट पीक हो चुका है। उसके 15 से 18 महीने के अंदर मार्केट बॉटम बनाना चाहिए, वो बनाने के लिए तैयारी हो चुकी है। ऑलरेडी आई थिंक मार्केट हैज़ गॉन अंडर द फियर एंड द बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस इज़ ऑन। अगर भगवान ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आवे, बट अगर कोई कारणसर मार्केट में कोई क्रैश आया, पैनिक फॉल आया, so that panic fall will be confirmation for this market to have made bottom। और ये बॉटम के बाद 2026 से अगले 12 महीने के अंदर, अगले 6 महीने से 12 महीने के बीच में आपका मार्केट इज नोन फ्रॉम द डेटा, यू कैन स्टडी दैट डेटा, मार्केट इज नोन फॉर गिविंग अ रिटर्न बिटवीन 30% टू 60%। बाप रे! और 2027-28 के अंदर एक बार वापस थोड़ा साइडवेज जा सकता है। अगेन 28 के अंदर इट विल मेक वन टॉप, वन हायर अपसाइड इट विल क्रिएट, एंड फ्रॉम 28 टू 32 जर्नी के अंदर 32 के अंदर इट हैज टू क्रॉस दिस लेवल। सो अगर आज सेंसेक्स की बात करें तो 75,000 का सेंसेक्स 32 के अंदर 2.5 लाख का बनने की पूरे की पूरी तैयारी हो चुकी है। सो इफ यू आर लकी यू मे बाय एट 70,000 सेंसेक्स और you may buy below 70,000. And if you are really lucky, the way last 5-8 year cycles have performed in this market, आपको 2.5 लाख का सेंसेक्स मिलना चाहिए 2032 के अंदर। सो दैट इज आवर थियरी सेइंग। ऑफ कोर्स ये थियरी होती है, साथ में आपको वैलिडेट भी करना पड़ता है। इट इज लाइक आपको यहाँ से दिल्ली जाने का डिस्टेंस मालूम है, तो आप रूट सिलेक्ट करते हो, एयर रूट जा से जाओगे, रेलवे रूट से जाओगे, रोड रूट से जाओगे, आप नक्की करोगे। हम भी मार्केट के अंदर ये डायरेक्शन सिलेक्ट करके, डायरेक्शन को साथ में अवेयरनेस आने के बाद हम बाद में रूट सिलेक्ट करते हैं कैसे रूट में जाना है। सो दिस इज हाउ आई थिंक वी परफॉर्म। मैं अनिल सिंघवी सर से बात कर रहा था, जो ज़ी बिज़नेस के मैनेजिंग एडिटर है। उन्होंने मेरे को बताया दैट दे स्टडीड लास्ट 8 इयर्स ऑफ डेटा एंड उन्होंने ये नोटिस किया कि लास्ट 8 इयर्स में 7 आउट ऑफ 8 टाइम्स द मार्केट हैज़ बॉटम्ड इन द मंथ ऑफ जैन, फेब और मार्च एंड द मार्केट हैज़ पीक्ड इन सितंबर, अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर। तो बेसिकली सारे ये साल में ही वाज जस्ट सेइंग एज पर द डेटा कि पहले 3 महीने में 7 आउट ऑफ 8 टाइम्स द मार्केट हैज़ फॉलन डाउन, मतलब सबसे बॉटम वही था पूरे कैलेंडर ईयर में, एंड मार्केट हैज़ पीक्ड इन द लास्ट 3 to 4 मंथ्स। तो वो बता रहे थे दैट इन 2026 ऑल्सो, अभी जैसे मार्च चल रहा है तो अभी भी मतलब बॉटम वगैरह तो बन गया है। तो ही वाज सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू बी अ गुड टाइम ऑफ इन्वेस्ट एंड ही हैज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी, जहाँ पर
वो बोलते हैं हर अगले 6 हफ्तों के लिए, 8 हफ्तों के लिए आप बेसिकली एसआईपी करना शुरू कर दो मार्केट्स में। सो दैट इज़ व्हाट ही वाज़ एडवाइजिंग। परफेक्ट है। आई थिंक सेम थियरी ही इज़ ब्रिंगिंग इट डाउन टू क्वार्टर्स, या सेम थियरी। हम लोग पूरा लार्ज पिक्चर देखते हैं, उसके अंदर छोटा पिक्चर बाद में बना देते हैं, बट ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक मे बी सम डेटा चेंजेस, बट हमारे हिसाब से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीने के अंदर मार्केट पीक होता है। अच्छा, ओके। बट उसका उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नवंबर मंथ में गया तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ, देयर इज़ नो सैक्रोसेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर रूल, बट एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डायरेक्शन मिल जाता है। हुँ, सो ये डायरेक्शन कैसे हमें हेल्प करता है? सिंस आई थिंक यू राइज़्ड द क्वेश्चन इन द बिगिनिंग, डायरेक्शन हमें कैसे हेल्प करता है? ये डायरेक्शन हमें अलग तरह से हेल्प करता है। लास्ट 2 साल के अंदर वी हैव बीन टेलिंग ऑल आवर इन्वेस्टर्स कि वी डोंट फाइंड इनफ स्टॉक्स इन द मार्केट टू इन्वेस्ट। Or many of our investors would say, "What is this? I think the entire market is so good, and you are not finding stocks to invest." I said, "No, good companies, but at expensive valuation. So we are not finding it for investment." तो हमने वहाँ पे ये डायरेक्शन हमारे साथ में जुड़ गया था, तो हमने ब्रेक लगा दी थी। एंड इंडीड आई थिंक फंडामेंटल स्टडी तो है सब्जेक्ट के ऊपर, तो फंडामेंटल देखते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। हम देखते हैं कि अगर आप कंपनी का ग्रोथ फॉर एग्जांपल 25 से 30% का है अर्निंग का, और आपका वैल्यूएशन 70, 80, 90 का है, तो दैट मीन्स कि आपने फैक्टर करके रखा कि हर 2 साल के अंदर ये कंपनी डबल हो जाएगी। अगर इन बिटवीन ये सस्टेन नहीं हुआ ग्रोथ, तो आपका जो असम्पशन है वो गलत हो जाएगा। तो देन दिस ए 70-80 का पी जो है वो जस्टिफाइड नहीं रहेगा। तो हम बोलते हैं कि अगर लार्ज कैप के अंदर पी जस्टिफिकेशन इज़ 20 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो, निफ्टी 50 का जो हमने निफ्टी 50 का भी एक स्टडी देखा है कि 20 टाइम का प्राइस अर्निंग रेशियो के आसपास निफ्टी 50 आई थिंक रिमेन स्टेबल। About 20 times when it goes up, it enters into an expensive territory. Or many a times when it is getting into the euphoric condition, it is always at 24 and above times. Whereas जभी-जभी मार्केट के अंदर फियर फॉल आया है या पैनिक फॉल आया है, तभी-तभी निफ्टी 50 ने 16-17 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो के अंदर नीचे चला गया है। सो 16-17 इज अ बेंचमार्क टू बाय, क्योंकि दैट इज क्लोजर टू द अर्निंग ग्रोथ। हुँ, या अर्निंग ग्रोथ इज अराउंड 14-15%। सो वहाँ पे डाउनसाइड रिस्क कम हो गया आपका। तो 16-17 का एंट्री पॉइंट है, 22-24 का प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है। ये अगर आप संभाल के चलो, तो शायद आप मार्केट के अंदर डायरेक्शनली गलत नहीं जाओगे। ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज़ योर स्किल एंड जजमेंट टू आई थिंक डिसाइड व्हेन टू बाय व्हाट काइंड ऑफ बिज़नेसेस, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गलत नहीं जाओगे। इन बिटवीन सपोज़ ये मिड कैप स्टॉक्स आपका साल 60, 70, 80 के पी रेशियो में चले जाते हैं, तो आप समझ के चलिए कि ये निफ्टी 50 के ऊपर जो प्रीमियम आपको मिल रहा है 3 टाइम्स, 4 टाइम्स का, वो टिकने वाला नहीं है। वो वहाँ पे से नीचे आएगा। सो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट। तो ये हुँ। इतने सालों का एक अनुभव भी रहा है और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच रखा है, तो शायद उसका ये बेनिफिट हम देख रहे हैं। तो अभी निफ्टी का पी कितना चल रहा है? 22 राइट? वी आर नाउ बिलो दैट। वी आर अच्छा, राइट नाउ निफ्टी ट्रेलिंग 12 मंथ्स आप 18 के आसपास आ गए हो ऑलरेडी, अच्छा, ओके। और 1 ईयर फॉरवर्ड के हिसाब से देखो तो आप 16 के आसपास हो। तो कौन-सा देखना चाहिए 1 ईयर फॉरवर्ड या ट्रेलिंग 1 12 ईयर मंथ्स? फॉरवर्ड। ट्रेलिंग इज़ अ बेंचमार्क हुँ, बिकॉज़ आई थिंक दैट इज़ एस्टेब्लिश्ड अर्निंग। हुँ, 1 ईयर फॉरवर्ड इज़ एक्सपेक्टेड अर्निंग। एक्सपेक्टेड अर्निंग 15% का अर्निंग का ग्रोथ आता है तो आप करीबन 16 के आसपास हो। सो डाउनसाइड रिस्क इज़ प्रैक्टिकली नॉट देयर। या सो दिस अगेन जस्टिफाइज दैट इन्वेस्ट अभी करना चाहिए बिकॉज़ द डाउनसाइड रिस्क इज़ मिनिमल। फंडामेंटली डाउनसाइड रिस्क, हमने पहले हुँ, साइकिल की बात की, हुँ, अभी हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं कि फंडामेंटली आई थिंक द वैल्यूएशन इज़ नॉट एक्सपेंसिव टुडे। हुँ। And is this true only for Indian markets or is this also true for let's say US markets, China, Brazil सो markets and all? एक अलग थियरी यहाँ पे है। हम लोग इंडिया मार्केट इसलिए देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। मतलब क्या होता है ये? ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का सिचुएशन ये होता है कि हमारे वहाँ आप जब भी डॉलर इन्वेस्ट करते हो, हुँ, तो डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब भी वापस लेके जाते हो, तो रुपये में से डॉलर को कन्वर्ट हुँ, करना पड़ता है। तो कन्वर्टिबिलिटी जो चैप्टर है, वो दूसरे मार्केट को अफ़ेक्ट नहीं करता है बिकॉज़ वहाँ पे कन्वर्टिबिलिटी है। आज अमेरिका में अंदर आप इन्वेस्ट करो, तो डॉलर में इन्वेस्ट करके डॉलर में से पैसा वापस निकाल सकते हो। सेम विथ अदर मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर वो नहीं है। चाइना के अंदर इट इज़ पार्टली देयर। चाइना हैज़ क्रिएटेड थ्रू हांगकांग टू मेनलैंड चाइना, उसके अंदर उन्होंने एक स्टॉक कनेक्ट करके उनका जो एक अप्रोच उन्होंने 2014 में स्टार्ट किया था, उसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी दे ब्रॉट इन। बट सिंस आई थिंक इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक द मनी आउट ऑफ चाइना, तो इन्वेस्टर्स डोंट इन्वेस्ट इन चाइना। सो चाइना का सिचुएशन ऐसा है
कि करीबन 19.5 ट्रिलियन का जीडीपी है उनका और मार्केट कैप लेस देन $10 ट्रिलियन है। हमारा सिचुएशन ये है कि हमारा $4 ट्रिलियन का जीडीपी है और मार्केट कैप $5 ट्रिलियन का है। So we trade at premium to Yeah. GDP. जनरली जीडीपी एंड मार्केट कैप का रेशियो 1:1 इज अ सही रेशियो होना चाहिए। हमारा स्लाइटली प्रीमियम पे है बिकॉज ऑफ आवर एबिलिटी टू गिव बेटर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स एंड एट द सेम टाइम इन्वेस्टर कैन टेक मनी आउट। तो आई थिंक दूसरे मार्केट के साथ में इमीडिएटली आप वो कंपेयर नहीं कर सकते हो। ये थियरी शायद सब जगह पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल ना भी हो। इनफैक्ट आप यूएस मार्केट की बात करो तो लास्ट जब भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने उसके बाद में यूएस मार्केट का मार्केट कैप देखो तो डबल हो चुका है और मैग्निफिसेंट 9 ने उसके अंदर ज़्यादा रोल प्ले किया है। एनवीडिया 4.5 ट्रिलियन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, Amazon, all these companies have actually, I think, participated significantly in building that market cap. In fact, I think आपका 68-69 ट्रिलियन डॉलर का यूएस का जो मार्केट कैप है उसके अंदर 23-24 ट्रिलियन डॉलर इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस मैग्निफिसेंट 9। ये नौ कंपनी का ही है। रेस्ट ऑफ द कंपनीज देयर आफ्टर आई थिंक आर कमांडिंग बैलेंस। सो आपका 1/3 मार्केट कैप इज बिलोंगिंग टू 9 कंपनीज एंड 2/3 मार्केट कैप बिलोंग्स टू बैलेंस कंपनीज विच आर लिस्टेड इन यूएस मार्केट। तो ये चीज आप डायरेक्टली एप्पल टू एप्पल कंपेयर तो नहीं कर सकते हो। बट सिंस आवर मार्केट्स आर क्लोज मार्केट इन द सेंस दैट आई थिंक वी इन्वेस्ट इन रूपी ओनली, तो हम हमारे मार्केट का अप्रोप्रिएट एग्जांपल ये हिसाब से यूज करके चल सकते हैं। सेकंड थिंग, हमारे मार्केट के अंदर सालों से हम लोग को एक परेशानी है। ये परेशानी है कि जब भी फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट में से पैसा निकालता है तभी वो मार्केट को बहुत जोर से अफेक्ट करता है because they take money out because of the currency problem, not for anything else. That is why I use the capital account convertibility. आप जब भी पैसा मार्केट में से वापस पुल करते हो, इकोनॉमी से पैसा पुल करते हो, तो अल्टीमेटली आपका जो अमाउंट है और डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो रुपी के अंदर से आपको डॉलर में कन्वर्ट कर, तो कन्वर्जन की कॉस्ट लगती है आपको। आज रुपया करीबन 93.5 के आसपास चल रहा है। एक साल के अंदर रुपये का दाम घट के फ्रॉम 83-84 टू 93-94 के बीच में आ चुका है। जनरली रुपया घटता है करीबन 3-3.5% के आसपास। इसके सामने ये टाइम आप देखो तो करीबन 3 टाइम्स हो चुका है। सो फ्रैंकली आई थिंक द मेन प्रॉब्लम करंटली इज विद करेंसी एंड हमको ऐसा लगता है कि अगर कन्वर्टेबिलिटी आ जाती है तो शायद ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम निकल जाएगी। बिकॉज फॉरेन ट्रेडर जो है वो क्यों ये पैनिक में पैसा निकालता है, उसको डर लगता है कि मेरा रुपया घट गया वापिस तो मेरा इतना रिटर्न कम हो जाएगा, कैपिटल टूट जाएगी। तो वो कारण से वो पैसा फियर में आके निकालता है। एक बात आप समझ लोगे, फियर सब जगह पे यूनिवर्सल है। इफ वन थिंग इज कांस्टेंट अक्रॉस द ग्लोब इज फियर, एंड सेकंड थिंग इज ग्रीड। ग्रीड एंड फियर in human mind, they remain same across the globe. Yeah, that's so true. And I think Warren Buffett का quote है ना, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Absolutely. That also resonates with this. तो इसमें coming back, तो आप बोल रहे हो कि जैसे रुपया घटता है तो वैसे वैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स को डर लगता है कि उनका रिटर्न बेसिकली कम हो जाएगा। तो अभी आपको क्या लग रहा है, लाइक डॉलर और रुपये का जो रेट चल रहा है, इसमें अभी रुपया और लाइक घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा इसमें? इट्स अ लिटिल ट्रिकी अगेन, क्योंकि हमारे यहाँ करंट अकाउंट के साथ में हमारी पूरी सिस्टम जुड़ी हुई है। करंट अकाउंट इज योर ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। आज की तारीख के अंदर आपका जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट का बिल बढ़ चुका है बिकॉज क्रूड ऑयल का दाम बढ़ चुका है ये वॉर के कारण। हम क्रूड ऑयल, कोल, गोल्ड एंड डिफेंस, ये 4 चीज हम बहुत जोर से इंपोर्ट करते हैं और ये जो इंपोर्ट का बिल बढ़ता है तो उसके सामने आपका एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। अभी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर आपकी ये सिचुएशन नहीं है कि आपका एक्सपोर्ट ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस या डिसाइडेड बेसिस बढ़े, बिकॉज एवरी अदर कंट्री इज टॉकिंग ऑफ क्लोजिंग देयर बॉर्डर। सब लोग बोलते हैं कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, मुझे आपका माल नहीं चाहिए। तो इंडिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंडिया इज प्लेइंग वेरी वेल। उन्होंने आज की तारीख के अंदर करीबन 28 कंट्रीज के साथ में अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया है और अगले कुछ महीने के अंदर आई थिंक विल बी रीचिंग टू 33-34 कंट्रीज जिसके साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका होगा।
तो दैट मीन्स कि हमारा फ्यूचर का एक्सपोर्ट के लिए हमने तैयारी आज से कर ली है, बट पिछले सालों में तैयारी हमने नहीं की थी। तो इसके कारण हमारा करंट अकाउंट की जो सिचुएशन है उसके अंदर हमको हमेशा इम्पोर्ट का बिल सताता है, हमको परेशान करता है और ये परेशानी हमारे करेंसी को इम्पैक्ट करती है। और यही कारण है कि जिसके कारण हम लोग हमारी कैपिटल अकाउंट को हम लोग कन्वर्टिबल नहीं बना सकते हैं, बिकॉज़ करंट अकाउंट हमारा हमेशा डेफ़िसिट में चला जाता है। आज भी हम डेफ़िसिट में चले गए हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय भी रहता है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो और इसकी इम्पैक्ट कैपिटल मार्केट के ऊपर आती है, उसके हिसाब से भी देखो तो ये चिंता का विषय है। तो अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है, करंट अकाउंट डेफ़िसिट बढ़ रहा है, तो इसका डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट्स के ऊपर एंड करेंसी डेप्रिसिएशन के ऊपर? सो जैसे करेंसी महँगी हो जाती है, तो दैट मीन्स कि हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बाय होना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज़ यू आर बाइंग द सेम कमोडिटी एट एक्सपेंसिव प्राइस। क्रूड ऑयल आप 150 में बाय करना चालू करते हो। गोल्ड जो बीच में एक जोर से शूट अप हो गया था, हम लोग ऊपर से के भाव में गोल्ड बाय करना शुरू कर दिए। कोल, नो चॉइस बट टू हैव कोल, क्योंकि हमारे पावर को रन करने के लिए, थर्मल पावर के लिए कोल प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। डिफेंस, हमारे दोनों आजू-बाजू के देश हैं, उसके सामने हमको प्रोटेक्ट करना है, तो डिफेंस के अंदर भी हमारा बिल तो बढ़ता जाता है। एक साइलेंट किलर है हमारी इकोनॉमी के अंदर, और साइलेंट किलर है एजुकेशन कॉस्ट। हमारे मिडिल क्लास के सब बच्चे फॉरेन पढ़ने चले जाते हैं और करीबन 95 टू 100 बिलियन डॉलर का बिल हम उसका भी भरते हैं, हर सालाना। सो ये जो चीज़ हमारे देश के अंदर हमको सताती है, ये सब चीज़ हमें सताती है। इसके अंदर से बाहर निकलना है तो जो गवर्नमेंट आज की तारीख में काम कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है। जैसे मैंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक एग्ज़ाम्पल लेके बताया, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। गिफ्ट सिटी सेटअप करने के बाद दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर क्रिएटिंग द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो ये भी आज के समय में आने का संभावित है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल एनवायरनमेंट इज़ बिकमिंग मोर कंड्यूसिव फॉर फ्यूचर, बट इन प्रेज़ेंट हमारी चैलेंजेस चालू है। सो वो हिसाब से आप देखिए उसको। और इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट्स पे कैसे स्टॉक होगा? मार्केट के ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। हुँ, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो डिमांड स्लो डाउन हो जाती है। डिमांड स्लो डाउन हो जाती है तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है। टैक्स कलेक्शन कम हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एबिलिटी कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट को स्पेंड करने के लिए बोरो करना पड़ता है, तो पूरी विशियस साइकिल चालू हो जाती है। हुँ, ये पूरी साइकिल आप समझे तो ये साइकिल के अंदर आपको परेशानी ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर। तो एक चीज़ इतनी अच्छी है गवर्नमेंट के अंदर कि उन्होंने काफ़ी हद तक सब चीज़ को बैलेंस करके इकोनॉमी को रखा है। उन्होंने बहुत वाइल्ड स्विंग्स नहीं अलाउ किए हैं इकोनॉमी के अंदर। ये लास्ट 10 साल के अंदर ये गवर्नमेंट का 10-12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकाल के देखो। मैंने इतने साल से गवर्नमेंट्स और कंट्री को बदलते हुए देखा है। उसके अंदर ये लास्ट 10-12 साल के अंदर ये गवर्नमेंट का अप्रोच बहुत कंसिस्टेंट रहा है। दे हैव बैलेंस्ड द सिचुएशन वेरी वेल। बिकॉज़ दे हैव बैलेंस्ड इट वेल, तो हमारे वहाँ इन्फ्लेशन रुका हुआ है, इंटरेस्ट के दाम कम है। डिमांड सिम्युलेट ज़्यादा करने के लिए उन्होंने टैक्स घटा दिया, जीएसटी घटा दिया, डायरेक्ट टैक्स 12 लाख की इनकम तक फ्री कर दिया। थियोरेटिकली आप देखो तो करीबन फैमिली में 4 लोग कमाने वाले हैं, तो 50 लाख की इनकम आपको टैक्स फ्री है, एवरेज। तो बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में रख दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये गवर्नमेंट जो हिसाब से काम कर रही है, ये काम अद्भुत है और उसकी इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में आती है। जैसे मैंने मेरा प्रीवियस एग्ज़ाम्पल के साथ में ये चीज़ को जोड़ूँ, अगर आपके फैमिली के अंदर 50 लाख की इनकम है और वो टैक्स फ्री इनकम है, उसके अंदर से आप 30% निकाल देते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 15 लाख निकाल रहे हो। अब ये 15 लाख आप 10 साल तक जोड़ दो, तो 1.5 करोड़ हो जाएगा। 20 साल तक जोड़ दो, 3 करोड़ हो जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट में 5 करोड़ 20 साल के बाद, 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने 15 लाख के हिसाब से जमा कर दिया, हुँ, तो आपका 20 साल के बाद 6 करोड़ का आपका घर के अंदर रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। सो वाओ! योर इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 करोड़ इज़ नाउ अर्निंग 6 करोड़ फॉर यू, व्हिच इज़ योर रिक्वायरमेंट ऑफ 5 करोड़। या सो ट्रू। वेरी, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। इसमें आपने जैसे बताया कि स्टॉक मार्केट्स में आप 40 इयर्स से इन्वेस्ट कर रहे हो एंड यू आल्सो रन योर ओन पीएमएस एज़ वेल। कौन से सेक्टर्स और थीम्स हैं जिस पे आप बुलिश हो एंड हर एक सेक्टर या थीम पे आपका बेस्ट बेट या बेस्ट पिक कौन-सा है? एंड कैन यू एक्सप्लेन अस योर थीसिस व्हेन यू इन्वेस्ट इन दीज़ कंपनीज़? सो ये कंट्री के अंदर सबसे बड़ा स्पेंडर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2020 में कोविड के टाइम जब ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मायूसी छाई हुई थी, तो हमारे देश के अंदर एक अनाउंसमेंट हुई 2020 के अंदर। वी विल बी इन्वेस्टिंग 1,30,000 करोड़ इन 10 इयर्स इन बिल्डिंग इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर।
अब ये जो फिगर है 1,30,000 करोड़ का 10 साल में इन्वेस्ट करने का, ये फिगर वो टाइम पे हेडलाइन बन गया साइलेंटली। पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज मिल गया कि दिस कंट्री इज प्रोग्रेसिंग इवन इन कोविड पीरियड। ऑफ कोर्स 2 साल के बाद वो 1,30,000 का अमाउंट बढ़ा के 1,42,000 किया गया एडिशनल। तो 10 साल के अंदर आप 1,42,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हो। आपका सालाना कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो करीबन 11 साढ़े लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो दैट मीन्स कि वी आर बेसिकली इन्वेस्टिंग एट दिस स्पीड व्हिच नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड इज इन्वेस्टिंग। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सबसे बड़ा स्पेंडर तो गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट पैसा कहाँ खर्च रहा है? गवर्नमेंट पैसा खर्च रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रहा है पावर प्लांट बनाने के लिए। दे आर स्पेंडिंग मनी फॉर रिन्यूएबल पावर। दे आर स्पेंडिंग मनी फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक गति शक्ति। सो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बिग टाइम मनी। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपको अगले 20 साल या 25 साल के लिए सोचना है, जो हम सोच के करते हैं, जो मैंने पहले थियरी समझाई, तो हमारा एलोकेशन जो हमें हमको कहाँ करना चाहिए? तो हमारा एलोकेशन हमने जो हिसाब से ये सब्जेक्ट वर्कआउट किया, वी कॉल इट स्पाइन। स्पाइन इज इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक के अंदर 5 चीज जुड़ी हुई है। 3 डिजिटल स्टैक है और 2 फिजिकल स्टैक है। 3 डिजिटल स्टैक के अंदर फर्स्ट स्टैक है यूपीआई, सेकंड स्टैक इज ओएनडीसी, थर्ड स्टैक इज सीबीडीसी। ओएनडीसी इज ऑनलाइन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स। यूपीआई से आप पहचानित हो, आप डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंक के कर ही रहे हो, आप गूगल पे, फोन पे यूज करके, अपनी बैंक अकाउंट यूज करके। और सीबीडीसी है जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो इंडिया ने रूपी डिजिटली रखा है, उसकी भी मैं आगे बात करता हूँ आपके साथ में। और दूसरे जो फिजिकल स्टैक है उसके अंदर एक गति शक्ति प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर करीबन 17 डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को क्लब करके गवर्नमेंट ने लॉजिस्टिक को कैसे ईज करना और कैसे टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस करना। आपकी फैक्ट्री में माल बनता है तो फैक्ट्री में से माल कस्टमर तक को कैसे 24 घंटे में पहुंचाना, उसका एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने गति शक्ति के माध्यम से रखा हुआ है। एंड दैट ब्रिंग्स डाउन द कॉस्ट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक इट बिकम्स अफोर्डेबल टू द कस्टमर। और लास्ट स्टेक जो है वो स्टेक है रिन्यूएबल एनर्जी पावर। आज मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर के माइंड में रिन्यूएबल एनर्जी का आता है तो सबसे पहले सोलर आता है। सोलर के साथ में विंड है, विंड के साथ में बायोगैस है, बायोगैस के साथ में स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो अभी अलाउ किए वो भी आ गया, वो भी क्लीन एनर्जी है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बनता ही है, ग्रे हाइड्रोजन बनता है, गैसेस में से बनाते हैं, बट अभी ग्रीन हाइड्रोजन बनाए जा रहे हैं। सन की एनर्जी से लेके आप इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस रन करके आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाने जा रहे हो। तो ये जो लास्ट माध्यम जो है पावर का, अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट 3 डिजिटल स्टैक, फोर्थ वन द लॉजिस्टिक स्टैक एंड द फिफ्थ वन इज द पावर स्टैक। दिस 5 आर योर कैटालिस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। सो आपका जो क्वेश्चन था कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसके अंदर सेट कर दिया है कि जो कंपनी ये पांचों मीडियम के अंदर काम करती है वो कंपनी अगले 20 साल 25 साल तक सस्टेनेबल रहेगी। जो कंपनी इसको निग्लेक्ट करती है वो आपके पोर्टफोलियो के लिए उचित नहीं है। तो ये हमारा एक टेस्टिंग पैरामीटर भी हो गया, सिलेक्शन पैरामीटर भी हो गया, और हम उसको ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आज नक्की किया तो कल सोचना छोड़ देंगे वो कंपनी के पीछे। एवरी क्वार्टरली वी विल टेस्ट वेदर एवरी कंपनी इज पुटिंग इनफ अमाउंट ऑफ मनी बिहाइंड दिस 5 स्टैक्स। तो अगर ये चीज को आप ध्यान रखो तो हमारा एलोकेशन बहुत सिंपल हो जाता है। देन वी बिकम सेक्टर एग्नोस्टिक। कैपिटल सेक्टर कि जहाँ पे जो कंपनियां ये प्रोग्राम के साथ में जुड़ी हुई है उसको आप अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। फॉर एग्जांपल कंपनी लाइक लार्सन, आज की तारीख में आपको रिन्यूएबल पावर की जरूरत पड़ती है तो लार्सन की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि एट एवरी स्टेज आई थिंक सम अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड। लॉजिस्टिक की आप बात करते हो, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, सी एयरवेज, सब जगह पे कंस्ट्रक्शन के अंदर लार्सन की जरूरत पड़ेगी। एआई की बात करते हो तो डेटा सेंटर बनाना है तो डेटा सेंटर के अंदर कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी तो लार्सन जैसी कंपनी की जरूरत पड़ेगी। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट इफ यू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ इंडिया स्टैक देन यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू बाय द कंपनी। लार्सन एक खाली नाम दिया है क्योंकि कोई भी नाम से आप उसके साथ में कनेक्ट होते हो, बट एनी सिंगल कंपनी, अभी सपोज आप डिजिटल स्टैक की बात करते हो, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी को आप देख लो। बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी कंज्यूमर को क्या देती है?
बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी कंज्यूमर को बोलती है कि आप ये प्रोडक्ट लोगे तो उसके साथ में मेरी लोन आपको मिल जाएगी। सो दे विल कंप्लीट द एंटायर ट्रांजैक्शन। सपोज इफ यू आर ऑन अमेज़न और फ्लिपकार्ट और इफ यू आर इन अ क्रोमा स्टोर फॉर एग्जांपल, फिजिकल स्टोर भी ले लेते हैं। एज़ अ कंज्यूमर आप एंटर होते हो क्रोमा स्टोर के अंदर, एज़ अ कंज्यूमर आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर जाते हो। बिफोर यू कंप्लीट योर शॉपिंग, बजाज फाइनेंस हैज़ स्कैन्ड योर क्रेडिट प्रोफाइल एंड दे विल टेल यू कि यू आर एलिजिबल फॉर लोन, आपका ये क्रेडिट स्कोर है। और आप वो क्रेडिट स्कोर को एन्जॉय करके आप सीधा उसके पास लोन ले सकते हो। सो मोस्ट ऑफ द टुडे यंगस्टर्स आर बाइंग ईएमआई बेस्ड गुड्स। या तो ये आपका कैसे पॉसिबल हुआ? उन्होंने टेक्नोलॉजी आपके पीछे रन करनी शुरू कर दी। सो दे आर द फास्टेस्ट इन डिसबर्सिंग लोन एंड बिकॉज़ दे हैव स्टडीड योर क्रेडिट प्रोफाइल, दे विल मेक मिनिमम मिस्टेक इन गिविंग लोन टू यू, क्योंकि उन्होंने आपकी क्रेडिट प्रोफाइल स्टडी कर ली है। तो दैट मीन्स कि दे हैव सीन द कैपेबिलिटी ऑफ यू टू रीपे दैट लोन। तो ये जो तरीका जो कंपनी अपनाती है, वो कंपनी ये बिज़नेस के अंदर सस्टेनेबल हो जाएगी। तो हम वो हिसाब से बिज़नेस को सिलेक्ट करते हैं। सो वी रिमेन सेक्टर एग्नोस्टिक। वी आर नॉट नेसेसरीली आई थिंक लुकिंग एट पर सेक्टर एवरीथिंग। हमको ऐसा लगता है कि हर सेक्टर के अंदर कोई ना कोई विनर दिखता है, वो विनर को आपको सिलेक्ट करना है। तो दैट इज वेयर आई थिंक आवर कंसंट्रेशन लाइज। सो मे बी आई गिवन अ लॉन्ग आंसर टू योर क्वेश्चन, बट समझना बहुत जरूरी है कि खाली कोई सेक्टर पकड़ के आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको आज कंजम्पशन के हिसाब से ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट अच्छा लगता है, नो प्रॉब्लम, बट ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट के अंदर कंपनी तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो कंपनी सिलेक्ट करने के लिए आपको स्पाइन टेस्ट रन करना पड़ेगा। इसमें ओएनडीसी और सीबीडीसीज में कौन से कंपनीज के एग्जांपल्स आएंगे एंड इवन इन गति शक्ति कौन से टाइप के एग्जांपल्स हो गए जो कंपनीज को बेनिफिट होगा? सो वेरी इंटरेस्टिंग। आज की तारीख के अंदर ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया की सब बड़ी-बड़ी कंपनियां जुड़ने की शुरू हो चुकी है। अगर नाम से चालू करते हैं तो हिंदुस्तान लीवर फॉर एग्जांपल, द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी इन द कंट्री बाय ऑल काउंट्स एंड नंबर्स इंक्लूडिंग द लॉन्गिटिविटी। उनका जो प्लेटफॉर्म है शिखर, जो बी टू बी प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर को उसके साथ में कनेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से वो कंज्यूमर को कनेक्ट करता है। मतलब एक ऐप है क्या कोई? हाँ, उनकी ओके। ऐप है शिखर। अच्छा। दैट इज द डिजिटल ऐप। हम्म। नाउ दैट इज ऑन ओएनडीसी प्लेटफॉर्म। सो दैट मीन्स के जो इंक्वायरी आती है शिखर के ऊपर, इट इज प्रोसेस थ्रू ओएनडीसी प्लेटफॉर्म। उसके सामने हिंदुस्तान लीवर क्या करता है, तो जो जगह से उसको माल सोर्स करना है, फार्मर के पास से ग्रेन सोर्स करना है, दूसरे मर्चेंट के पास से आपको दूसरा कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सोर्स करना है, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट प्रोडक्ट, दे आर इन पर्सनल केयर, दे आर इन फूड। सो दे pick up I think material from one end, they bring that into a factory, produce it, sell it on the other end, customer distributor who buys it. So this entire platform has increased their order intake. The last number which I studied, and if my memory is right, I think somewhere around improvement in the order intake has become, I think 24% efficiency has come for them. This is beginning. And this is a company which is quite complex in a sense. You have multiple number of distributors. You have multiple spots at which I think your products are sold. आपकी जो आप छोटे में छोटी एक पान वाले की दुकान के ऊपर से भी आप हिंदुस्तान लीवर के शैम्पू बाई कर सकते हो, और कोई बड़े अच्छे सुपरमार्केट स्टोर में जाते हो तो भी वहाँ पे शैम्पू मिल जाता है आपको। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन टच पॉइंट जो है वो बहुत बड़ा है। वही एग्जाम्पल आप लेके चलो जियो के अंदर। जियो इज़ वेरी फेमस फॉर डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो 1 करोड़ किराना मर्चेंट को अपने ऑनबोर्ड कर दिया है जियो मार्ट के प्लेटफॉर्म के साथ में। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल डाल दिया है। वो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के हिसाब से अगर आप किराना मर्चेंट हो, आपकी दुकान में से जो माल बिकता है, जैसे आपका दुकान में से माल कस्टमर का बिलिंग के अंदर गया, इतनी क्वांटिटी कम हो गई, वो जियो को अंदर अपने सेंट्रल सर्वर के ऊपर दिख जाता है। और बिफोर यू कॉल देम अप, आई थिंक दे विल रिप्लेनिश दिस क्वांटिटी ऑन योर इन योर स्टोर। तो व्हिच मीन्स कि आपका जो लॉजिस्टिक मूवमेंट है वो एकदम फास्ट हो गया है थ्रू द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट, यू एज अ मर्चेंट विल नेवर से नो टू कस्टमर फॉर एनी प्रोडक्ट। तो जियो मेक श्योर दैट आई थिंक कस्टमर ऑलवेज गेट्स अ प्रोडक्ट। आपको शायद सरप्राइज होती होगी कि मेरे को हर टाइम ये दुकान में से माल कैसे मिल जाता है, इतना एफिशिएंटली वो काम कैसे करता है, बट बिहाइंड द बैक दिस इज द सिस्टम व्हिच इज वर्किंग। तो
ओएनडीसी प्लेटफॉर्म का जो एक तरीका है वो यही तरीका है कि ऑन वन साइड दे एग्रीगेट ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑन अदर साइड आई थिंक दे एग्रीगेट ऑल द बी टू बी कस्टमर्स, और उनका मेन तरीका है कि लास्ट माइल तक डिलीवरी पहुंच जावे। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लास्ट बजट के अंदर एक प्रोग्राम रखा था इंडियन पोस्टल सर्विस का, दे आर सेइंग दैट इंडियन पोस्टल सर्विस नेटवर्क हैज बिकम रिडंडेंट टुडे बिकॉज आज की तारीख में कौन फिजिकल लेटर मेल कितने कम हो चुके हैं ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द डिजिटल। नाउ दिस इज द लास्ट माइल कनेक्टिविटी दैट दे वांट टू यूज अलोंग विद ओएनडीसी प्लेटफॉर्म, एंड थ्रू विच जैसे आपके घर के अंदर आज अमेजोन वाला डिलीवरी देता है, फ्लिपकार्ट डिलीवरी देता है, सेप्टो डिलीवरी देता है, तो ये इंडियन पोस्टल सर्विस के माध्यम से आपके घर के अंदर डिलीवरी देने की एक प्रक्रिया टू द लास्ट पिन कोड तक होनी चाहिए। फॉर्चुनेटली इंडियन पोस्टल सर्विसेज इज इन एवरी पिन कोड इन द कंट्री। Amazon, Flipkart may not be there in every pin code, but Indian Postal Service is there in every pin code. And when they get connected with the logistic platform along with the Indian this ONDC platform, मेरा ऐसा मानना है कि this is going to be even bigger than your UPI. UPI अगर आपका 10 है, तो ONDC will be 1000. Oh my God, is it? And this is happening in front of your eyes. तो जो कंपनियां ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ जाती है, उनका स्लोली एंड ग्रेजुअली वहां पे उनका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। आप दूसरी तरफ से देखिए, बिकॉज ऑफ दिस ओएनडीसी प्लेटफॉर्म द क्रेडिबिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज इम्प्रूव्ड सो मच दैट द कस्टमर ऑन द अदर साइड इज नेवर फेल्ट लॉस्ट आउट। आज की तारीख के अंदर आपका सेम कॉन्फिडेंस अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर है, सिमिलर कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर इन एनी अदर ऑनलाइन शॉपिंग। आपको डर है मैं उसको पैसा दे दूंगा और मेरा ऑनलाइन शॉपिंग में वापस उसने डिलीवर नहीं किया, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट के अंदर आपको ये क्रेडिबिलिटी रिस्क नहीं है। इफ यू कम ऑन टू दी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म द सेम थिंग विल हैपन wherein the customer will never find the risk of not getting the goods and services after paying. So this is where I think the credibility will happen. And if this credibility happens, imagine एक situation, अगर आप कोई फॉरेन कंट्री में बैठे हो, आपको इंडिया में से कोई आर्टिफैक्ट्स बाय करना है, अगर आप इंडिया आते हो तो आप डेफिनेटली शॉपिंग करने जाओगे टू द रिमोटेस्ट प्लेस जहाँ आर्टिसन बैठता है, वहां से आप लेके आओगे। अगर आप इंडिया नहीं आते और आपको स्टिल परचेस करना है, तो दिस ओएनडीसी प्लेटफॉर्म इज एन ओपनिंग अप द गेटवे फॉर यू फॉर द फॉरेन बायर्स टू कम इनटू इंडिया विद द क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बैक फॉर द प्लेटफॉर्म, लास्ट माइल कनेक्टिविटी थ्रू द सप्लाई साइड थ्रू इंडियन पोस्टल सर्विसेज एंड ट्रांजेक्शन हैपनिंग बाय यूज ऑफ यूपीआई। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम आपका इंटीग्रेटेड हो गया। सेम अमेजॉन विच इज सर्विंग फ्यू कस्टमर्स आउट हियर, नाउ दिस ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पोटेंशियली कैन सर्विस द एंटायर वर्ल्ड। सो दैट इज वाई हम लोग कॉन्फिडेंट ज़्यादा है कि जो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म है, एफटीए तो आपने साइन कर दिया, एफटीए के साथ में आपका डिजिटल स्टैक रेडी हो गया, जो हम बात कर रहे हैं इसकी। एंड एज वी टॉक टुडे, माय नंबर मे नॉट बी फुल्ली अपडेटेड, बट लगभग 20 लाख मर्चेंट्स हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑन ओएनडीसी प्लेटफॉर्म। आपको शायद एक सरप्राइज नंबर दे सकता हूं मैं। आपको मालूम है इंडिया के अंदर कितनी एयर कंडीशनिंग ब्रांड है? कितने लोग एयर कंडीशन बेचते हैं? नहीं, कितने? शायद आपको गिनोगे इंग्लिश से तो आपको 10-15 नाम याद आ जाएंगे। हाँ। वोल्टास याद आएगा, ब्लू स्टार याद आ जाएगा, कोई हिटाची याद आ जाएगा, हम्म। एक्सेट्रा। मोर देन 75 कंपनीज ब्रांड्स आर देयर विच आर सेलिंग एयर कंडीशंस। तो ऐसा तो बहुत है ये कंट्री के अंदर जो आपको दिखता नहीं है, बिकॉज आई थिंक दो स्मॉलर गाइज दे कैन नॉट कम एंड एडवर्टाइज। Amazon and Flipkart will not take all the smaller guys. ONDC platform can take everyone because it is demographically open platform, open network platform है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया is basically I think implementing this kind of platform which nobody else in the world has implemented. UPI के अंदर हम लोग ने जो लीड ली है, today I think we are even better than America as far as UPI is concerned. ONDC के अंदर शायद हम विल बी द फर्स्ट कंट्री। और तीसरा जो माध्यम है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का। इंडिया टुक द लीड। जब ये सब लोग क्रिप्टो के पीछे थे, तभी इंडिया ने एक लीड ले ली कि हम लोग डिजिटल रुपी बनाएंगे। काफी लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं तो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी डिजिटल कर ही रहा हूँ, ये डिजिटल रुपी कहाँ से आया? उसका एक सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आपकी करेंसी जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है, वो करेंसी आपको एलोकेट की गई है, सपोज 1 to 100 allocated to you,
आपने वो 1 to 100 में से जैसे ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद में वो करेंसी किधर गई किसी को मालूम नहीं है, बिकॉज़ आई थिंक देन इट गोज़ इनटू द ट्रांजैक्शन नंबर। बिकॉज़ ऑफ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज़ कोडिंग सिस्टम, जैसे हमारी डिपॉजिटरी के अंदर कोडिंग सिस्टम है, वो हिसाब से करेंसी के अंदर कोडिंग सिस्टम आ गई, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपकी करेंसी जो आपने इश्यू की थी, ओरिजिनली किसको दी थी, उसके बाद में वो कितना ट्रांज़ैक्शन करके आज की तारीख में कहाँ पे है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ब्लॉकचेन ग्रोथ है। टेक्नोलॉजी की साइड। तो दैट मीन्स कि ग्लोबली अगर आपने रशिया के साथ में ट्रेड किया और रशिया ने रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थियोरेटिकली वुड नो कि रशिया के पास कौन सी डिजिट की करेंसी आज की तारीख में उनकी सेंट्रल बैंक में पड़ी हुई है। बट इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा यहाँ से कि एक तो सबसे बड़ा ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग मैकेनिज्म ईजी हो जाएगा। सेकंड थिंग, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग मैकेनिज्म, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ये करेंसी का मिसयूज करते हैं, वो आप इमीडिएटली पकड़ पाओगे। इनफैक्ट आई थिंक यू कैन ब्लॉक दैट करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन। सो टेररिस्ट के पास दे विल बिकम वेपनलेस। ये करेंसी आपके हाथ में रहेगी ही नहीं। थर्ड चीज आपका ये फायदा हो जाएगा, and सबसे बड़ा अनटोल्ड एडवांटेज, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोच आप स्लोली एंड ग्रेजुअली डी डॉलराइजेशन फेज के अंदर एंटर हो जाओगे। आज मैंने जस्ट शुरुआत में एक एग्जांपल दिया कि कंपल्सरीली डॉलर इज टू गेट कन्वर्ट इनटू योर करेंसी थ्रू दिस पर्टिकुलर मीडियम। यू डोंट रिक्वायर टू बी इन दी सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग डॉलर। आप आपकी करेंसी से ट्रेड कर सकते हो। आज की तारीख में इंडिया करीबन 5 देशों के साथ में B2B ट्रेड रुपी में सेटल कर रही है। आरबीआई के गवर्नर का एक स्टेटमेंट बीच में था कि करीबन 2032-33 तक वी विल टारगेट टू रीच समवेयर अराउंड 70 ऑड कंट्रीज विथ whom वी वांट टू डू आवर ट्रेड। और ये जो FTA आप साइन कर रहे हो, उसके साथ में आप जो ट्रेड करोगे, आप इमेजिन करके चलो कि उसके अंदर डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा ट्रेड को। डॉलर में आप कन्वर्ट नहीं करते तो सीधा 3-4% का कॉस्ट आपका ट्रांजैक्शन में दोनों साइड का मिला के देखो तो बच जाता है। आज ग्लोबल ट्रेड 1 ट्रिलियन का पकड़ के चलते हैं। मैं एक नंबर से बात करता हूँ, 2.5 ट्रिलियन का है, बट एक नंबर 1 ट्रिलियन का पकड़ के चलते हैं। तो 1 ट्रिलियन का ग्लोबल ट्रेड के ऊपर आप 4% का कॉस्ट बचा दो। दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव सेव्ड, एंड दैट सेविंग will ultimately help your country to grow faster. $40 billion. It's a lot. $20 billion. So हम ये जो मैंने स्पाइन टेस्ट बताया, इसके अंदर ये सब हमने अपने कैलकुलेट किया हुआ है कि ये कंट्री का पोटेंशियली आगे का रोड मैप जो है बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। और ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से हम लोग डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। लुकिंग एट इंडिया टुडे, about 70 odd countries have started their own digital currency. So we took the lead. Every country has started their own currency. Now I think, understand that their own central banks are starting their digital currency. And the world is having digital currency to exchange with each other. Question of converting into dollar is not arising. आपको डॉलर के अंदर कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. It will be time which will come. अगर मैं ये चीज को एक थोड़े लंबे साथ के जोड़ देता हूँ, तो एक आपको बता सकता हूँ, आपको रेफरेंस भी काम में लगेगा शायद। रे डालियो की आप करेंसी नेशन बुक्स पढ़िए। सो रे डालियो ने बहुत अच्छा एक एनालिसिस किया है। उसने क्या बताया कि एनी कंट्री हुज करेंसी इज इन अ सुप्रीम पावर, द लाइफ इज 100 years। 100 साल के बाद वो करेंसी डोमिनेंट पोजीशन में नहीं रहती है। उन्होंने 1500 की साल से कैलकुलेशन दिखाया था। नेदरलैंड की करेंसी, स्पेनिश करेंसी, यूके पाउंड करेंसी, डॉलर करेंसी। 2050 में डॉलर के 100 साल कंप्लीट होते हैं। डॉलराइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड, गोल्ड स्टैंडर्ड वाज रिमूव्ड इन 1960 और समथिंग। लगभग 2050 के आसपास 100 साल कंप्लीट होते हैं। सो डॉलराइजेशन बिकम्स डी डॉलराइजेशन। और उसके अंदर शायद अमेरिका ही आपको आज की तारीख में मदद कर रहा है। ट्रम्प बोल रहे हैं कि हमें मेक इन अमेरिका करना है सब प्रोग्राम्स। दैट मीन्स ही इज बेसिकली इंस्टेड ऑफ आई थिंक वर्किंग विद द ग्लोबलाइजेशन, ही इज सेइंग द डी ग्लोबलाइजेशन। सो डी ग्लोबलाइजेशन का दूसरा इफेक्ट आता है डी डॉलराइजेशन। दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। एक ही कॉइन के दो सिक्के के एक ही कॉइन के दो बाजू है। तो डॉलराइजेशन से डी डॉलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन डी ग्लोबलाइजेशन से ये दोनों चीज आपकी साथ में बनते जा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि वी हैव एंटर्ड इनटू दैट एरा, दैट इज वेयर सीबीडीसी इज गोइंग टू बी अ कैटालिस्ट। सो मैंने ईच ऑफ दिस एवरी स्टेक का मैंने आपको एक माध्यम से सिखाया
अगर आप गति शक्ति के भी आप माध्यम से देखोगे, तो आज की तारीख के अंदर हमारी जीडीपी का कॉस्ट जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हम बोलते हैं, गुड्स को सप्लाई करने का कॉस्ट जो रहता है, वो करीबन थोड़े समय पहले लगभग 14% के आसपास था। आज की तारीख में 9% के आसपास है। चाइना इज़ ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट 5 टू 6% ऑफ जीडीपी एज़ अ लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो एक गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ने गति शक्ति योजना के अंदर हम लोग ने लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए जो रखा है, प्रस्ताव रखा है और उसके साथ में हम काम कर रहे हैं, वेयरइन ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर बेसिकली यूनिफाइड। आप देखो तो शायद आई थिंक रेलवे फ्रेट कॉरिडोर्स, हाईवेज, वाटरवेज सब जगह एक जगह पे जुड़ रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कमिंग डाउन। आज की तारीख में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन। टाइम टू रीच टू मार्केट हैज इम्प्रूव्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्ट्रक्चरली द कॉस्ट हैव कम डाउन। तो ये गति शक्ति का भी आप देखो तो उसके अंदर भी ये बेनिफिट है। और लास्ट पावर सेक्टर, स्पाइन में जो 5 फैक्टर थे उसमें पावर इज द लास्ट वन। पावर के अंदर ऑलरेडी रिलायंस हैज मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट कि दे वांट टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टू $1 टू ए केजी। और रिसेंटली उन्होंने सैमसंग के साथ में जो एग्रीमेंट साइन किया अमोनिया का, इट इज कंफर्मिंग इट कि दे आर नाउ सक्सेसफुली वर्किंग फॉर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट। क्या अग्रीमेंट साइन किया है? एमोनिया सप्लाई करने का। ओके। अभी एमोनिया कैसे सप्लाई होता है, तो जो आपका सोलर पावर में से आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस रहता है। इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करते हो। हाइड्रोजन पावर बनता है, वो टैंक के अंदर स्टोर होता है। ऑक्सीजन आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए और एयर में छोड़ देते हो, व्हाटएवर इट इज। जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसके अंदर एमोनिया इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो एमोनिया इज रिक्वायर्ड बाय द अदर पीपल, सो दिस इज अ ग्रीन एमोनिया। जो आज की तारीख में एमोनिया तो बनता ही है, बट इट बिकम्स फ्रॉम द फोसाइल फ्यूल। तो इसकी जगह पे ग्रीन एमोनिया आपको मिलना शुरू हो गया। तो ये एग्रीमेंट उन्होंने सैमसंग के साइड साइन किया, एंड दे हैव साइंड दिस एग्रीमेंट एंड सेड दैट आई थिंक दे विल बी सप्लाइंग टू सैमसंग दिस ग्रीन एमोनिया फ्रॉम 2029 ऑनवर्ड्स। सो दैट मीन्स दैट प्रोजेक्ट इज नाउ बिकमिंग द रियलिटी। तो हम इसलिए इस चीज की बात कर रहे हैं कि अगर पावर की कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, आज की तारीख में इंडस्ट्री इज स्पेंडिंग बिटवीन 8 रुपीज टू 12 रुपीज पर यूनिट एज अ पावर कॉस्ट। सोलर, विंड, बायोगैस, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ये पांचों को आप जोड़ लो, आपकी पावर की कॉस्ट करीबन 3.5 से 4 रुपया पर यूनिट आने जा रही है। आज की तारीख में भी आप कैप्टिव पावर कर यूज कर रहे हो सोलर का, तो यू आर एक्चुअली आई थिंक अर्निंग मोर देन यू आर पेइंग फॉर सोलर पावर, बिकॉज आपका खुद का कैप्टिव आप यूज कर रहे हो और आपको एक भी आउटगो नहीं है उसके अंदर। तो ये जो पावर की कॉस्ट आज की तारीख के अंदर आपकी जो 8 से 12 रुपया पर यूनिट है, वो करीबन 3.5 से 4 रुपया अभी पर यूनिट आ जाती है अगले 5 साल के अंदर। ऑप्टिमिस्टिकली अगले 5 साल नहीं तो 7 साल तक वो आ जाती है, तो दैट मीन्स आपका जीडीपी के ऊपर करीबन 1.5% का इसका सेविंग आ जाएगा। So you Wow. can now calculate, I think, on $4 trillion worth of GDP, straight away 1.5% saving straight away. So India is structurally moving in such a beautiful manner कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बनती जा रही है। और ये अपॉर्चुनिटी आप अगर सिस्टमेटिकली सीज करके आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करते हो, तो हम ऐसा समझते कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनफैक्ट हमारा ऐसा टारगेट है कि साल में ऐसी एक कंपनी सिलेक्ट करो जो 10 साल के अंदर 10x हो जावे। That is the mission on which we are working. With the grace of God, I think we have been largely successful selecting one company every year, Okay. which gives you 10x kind of return in 10 years. तो ये साल वो कंपनी कौन सी है? Which is a good point. I think we believe it will be Reliance. Oh, is it? Why? क्योंकि आप रिलायंस को देखो तो रिलायंस ने पूरे का पूरा जो बिजनेस है उसका, ऑयल टू केमिकल बिजनेस, जिसके अंदर रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, वो सब उसके अंदर आ जाता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन भी आ जाता है। वो बिजनेस को सिस्टमेटिकली दे आर शिफ्टिंग इनटू ग्रीन हाइड्रोजन, एंड ऑल द पेट्रोकेमिकल बेसिस आर बिकमिंग द ग्रीन बेस। आज की तारीख में आपको यूरोप यूनियन के साथ में ट्रेड करना है, तो प्री कंडीशन इज दैट आई थिंक अनलेस यू हैव अ ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी विल नॉट ट्रेड विथ यू। रिलायंस इज बेसिकली मेकिंग इट रेडी देमसेल्फ। आपने अभी मैंने जो है सैमसंग के एग्जांपल बात की, they dealt with Reliance to buy green ammonia from them because it has a green component inside. They don't want to buy the carbon-based product now. World is very conscious. So Reliance is transiting from their existing business, which is based on the fossil fuel, to green fuel.
दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड थिंग, रिलायंस के अंदर आप दूसरे बिजनेस को देखो. रिलायंस इज अ डिजिटल कंपनी. रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म जो है, उसके अंदर वो लोग ने, आपको लगता है जियो प्लेटफॉर्म इज ओनली मोबाइल टेलीफोनी. इट इज एक्चुअली, आई थिंक, मोबाइल टेलीफोनी की जगह पे आपको उसको डेटा कंपनी देखना चाहिए. बिकॉज विद इन जियो दे आर प्रोवाइडिंग द डेटा सर्विसेज टू डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स. आपको एंटरटेनमेंट वर्टिकल ख्याल है, जियो हॉटस्टार. ओके, वो वर्टिकल जियो प्लेटफॉर्म के अंदर आता है. सिमिलरली दे हैव स्टार्टेड हेल्थ वर्टिकल, एग्री वर्टिकल, गेमिंग वर्टिकल, ई कॉमर्स वर्टिकल, जो इसके हम जियो मार्ट की बात करते हैं, ए जियो उसका जो प्लेटफॉर्म है वो उसके अंदर आ जाता है. दे हैव स्टार्टेड डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल in this particular company, which is a digital company, Jio platform. They are 1,20,000 crore revenue making business, 65,000 crore EBITDA making business, and they are growing at 20% rate of growth. Economy is growing at 10%. This business is growing at 20%. Every such business, even finance business, which is going to be riding on this particular platform. जो जियो फाइनेंस का जो मेन बिजनेस है, ब्लैकरॉक के साथ एएमसी का बिजनेस या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस या क्रेडिट बिजनेस, ये सब बिजनेसेस आर गोइंग टू बी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म इवेंचुअली. सो दे आर एक्चुअली बिल्डिंग दी सिस्टमेटिक डिजिटल इंटरफेसेस, जिसकी हमने यूपीआई के माध्यम से बात की थी उसकी आगे के टॉक के अंदर. सेम थिंग दे आर एडॉप्टिंग हियर, द डिजिटल स्टैक दे आर एडॉप्टिंग हियर. So this is second, digital. Third is retail, consumer. 19,000 स्टोर आपके ऑन ग्राउंड है. 1 करोड़ किराना मर्चेंट ऑलरेडी आपके साथ में जियो मार्ट पे जुड़ चुके हैं. टारगेट 2 करोड़ किराना मर्चेंट को लेके चलना है. दैट मीन्स ओमनी चैनल प्रेजेंट, विच मीन्स ऑन ग्राउंड presence as well as I think the presence on the digital platform for transactions. So that part I think they will be moving ahead into the systematic manner. आज की तारीख में आप देखो तो करीबन 35,000 से 40,000 करोड़ का EBITDA कमाती कंपनी है, 3 लाख करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर. वो करीबन 15% के आसपास बढ़ रहा है. इकोनॉमी 10% से बढ़ रही है, रेवेन्यू 15% से बढ़ रहा है. दे आर द लार्जेस्ट ब्रांड ओनर इन द कंट्री टुडे इन द एफएमसीजी सेगमेंट. So that is the speed at which this company is growing. And it's a matter of time के अगर आपने वॉलमार्ट को इंडिया में आते देखा है, you may probably find Reliance Retail in other part of the world at some point of time in next 5-10 years. So again, I think that would be a game changer. Another stream that they have brought in is the entire AI, Reliance Intelligence, which is part of your Jio platform. Okay, जिसके अंदर आपने पूरे का पूरा AI के माध्यम से कंपनी को जुड़ना शुरू किया है. डेटा सेंटर है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स है, टाई अप विथ मेटा, टाई अप विथ परप्लेक्सिटी, एंथ्रोपिड. सो बेसिकली आई थिंक दिस कंपनी इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. और डेटा सेंटर के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, पावर, वो पावर उन लोग ने कच्छ के अंदर जो सोलर पावर का जो फार्म डाला है, that will be funneling entire power into the data center and refinery to begin with. So उनका कैप्टिव यूज में चला जाएगा पावर शुरुआत में, एंड दैट विल प्रॉब्ली ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ पावर, जिसकी हमने थोड़े टाइम से पहले बात की. तो एक्चुअली आप देखो तो फ्रॉम कन्वेंशनल बिजनेस टू द न्यू जनरेशन ऑफ बिजनेस, रिलायंस इज बेसिकली इंक्यूबेटिंग एवरी सच बिजनेस. मैंने थोड़े टाइम पहले बात की आपको कि हर साल में एक कंपनी ऐसी ढूंढनी चाहिए कि 10 साल के अंदर 10x हो जाए. अब ये जो सब बिजनेसेस आप चला रहे हो वो 10 साल के अंदर 10x के लिए जा रहे हैं, बिकॉज एवरी बिजनेस इज बिकमिंग अ ग्लोबल साइज बिजनेस. जियो प्लेटफॉर्म की मैंने बात की. आज की तारीख के रिलायंस एज ए ग्रुप कंपनी पुट टुगेदर, दे आर मोर देन 2 लाख करोड़ वर्थ ऑफ EBITDA मेकिंग बिजनेसेस. और अगले 3.5-4 साल के अंदर दिस 2 लाख करोड़ EBITDA इज गोइंग टू बिकम 4 लाख करोड़. इट इज लाइक फॉर दिस साइज ऑफ ए कंपनी, if you are making quantum of profit which we are talking about, it's a matter of time that I think these companies will deliver fantastic amount of result. तो हमें ये क्यों लग रहा है कि 10 साल में 10x क्यों हो सकता है? Because the big is getting bigger. ये जो थियरी जो है, ये इंडिया के लिए अगले 10 साल के लिए बहुत काम करने वाली है. The big is getting bigger. ये थियरी के ऊपर हमें कन्विक्शन है. एंड जो कंपनी अपनी साइज को दुगना करती है 4 साल 4.5 साल के अंदर, दैट में इंक्लूड रिलायंस, दैट में इंक्लूड बजाज फाइनेंस, दैट में इंक्लूड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
I think you will probably find these companies as the most valuable companies in time to come. Execution risk जरूर रहेगा, but at the same time, if you go by the track record of these companies, they are known for delivery. तो हम ऐसा मानते हैं कि I think such kind of businesses should be selected. Even State Bank of India. आज 40 लाख करोड़ का ईएम है. Hmm. अगर आप बात करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेइंग दैट आई थिंक आई वांट टू कंसोलिडेट बैंकिंग सेक्टर, दैट मीन्स के जो छोटी-छोटी बैंकें, मिड टियर, स्मॉल कंपनीज है, उसको आप मर्ज करके जो बनाने जा रहे हो, जैसे स्टेट बैंक ने अपनी सब्सिडियरी को मर्ज करके एक बड़ी यूनिट बना दी। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर दूसरी 4 कंपनी जब मर्ज हो गई, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ व्हाट बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ टुडे। पीएनबी इज़ अनदर वन। Same way, I think suppose if you are having 4 or 5 big such kind of banks like State Bank of India, this is going to be a big game changer और इकोनॉमी को आपको यहाँ से 4 ट्रिलियन में से 12 ट्रिलियन बनाना है 10 साल के अंदर। तो ये गेम तो खेलनी पड़ेगी आपको। बड़े लेंडर को लाना पड़ेगा एंड स्टेट बैंक इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग दैट बिकॉज आई थिंक दे हैव बीन डूइंग इट दे आर इन एवरी पिन कोड टुडे so which is fundamentally very important that I think you have expanded your reach to everywhere and plus they are digital. So we believe that I think such kind of organizations, though they run a risk of I think not implementing certain projects in given time, if they are agile, they can make a lot of difference. And I believe that State Bank of India is quite agile. Like how you find Geo Financial, how you find Bajaj Finance. I think this bank is equally alive, I think, to the digital way of working. So I find that I think there is a good possibility. And even other large private banks, do you think वहाँ पे कोई opportunity हो सकता है? HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Bank, वो sector में? They are good companies, frankly, very good companies. And they are actually, I think, implementing technology also very systematically. However, we want to see the consistency over there. Consistency अगर मिल गई, तो there is no second thought on that. They will deliver. आज जब भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्रेडिट ग्रोथ 14 से 15% का है, इकोनॉमी 10% से आपको ग्रो हो रही है। बजाज फाइनेंस इज ग्रोइंग अबाउ 20-25% क्रेडिट ग्रोथ के साथ में। All other banks are going at 14-15%. If they show the character of growing faster than the normal rate of growth, then yes, you are right. I think we have to see this kind of possibilities. So they have potential. We have to see the potential getting converted into the numbers. What are your views on commodity stocks? जो let's say copper, zinc, aluminum, ये जिसमें ट्रेड करते कंपनीज, इनका क्या होगा? आपने स्टडी किया इनके कंपनीज के बारे Of में? course, I think one of the key ingredients for commodity business is power. Moment you bring down the power cost, your profit margin is intact. जिसकी हमने बात की 8 से 12 रुपया पर यूनिट का कॉस्ट आपका 3.5 से 4 रुपया आ जाता है. So that means I think this is adding into your profit margin. Goes without saying. Second thing, commodity, उसको व्हाइट मेटल और ग्रे मेटल, फेरस नॉन फेरस के अंदर आप उसको डिवाइड कर दो. व्हाइट मेटल हो गए कॉपर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक. ओके. क्योंकि उसका तो पावर के साथ में डायरेक्टली कनेक्शन है. जिंक का कनेक्शन आपका स्टोरेज के अंदर कनेक्शन है. बैटरी के अंदर आपको स्टोरेज बैटरी के अंदर जिंक का उपयोग होता है. तो ये तरफ पावर सेक्टर का हमने बात किया कि पावर सेक्टर के अंदर इंडिया इज पॉसिबली ग्रोइंग द साइज टू समवेयर अराउंड 850 gigawatt, 750 gigawatts renewable power in next 10 years time. तो अगर ये करना है, डेटा सेंटर बनाना है, तो व्हाइट मेटल इज गोइंग टू बी इम्परेटिव. इट इज गोइंग टू बी अ रियलिटी फॉर एवरीथिंग. एंड इंडिया के अंदर फॉर्चुनेटली कंपनीज हैव प्रोग्रेस वेरी वेल. आदित्य बिरला ग्रुप, वेदांता ग्रुप, दे आर ग्रोइंग वेरी वेल. फेरस के अंदर आप देखो टाटा स्टील, JSW, ArcelorMittal, Nippon Steel. I think those groups are actually, I think, growing very, very well in creating the large size capacities. So मेरा ऐसा मानना है कि metal as a commodity is in a cyclical bull run for next 10 years. क्योंकि कोई दूसरा एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं कि जो दिन आपका वॉर का मामला खत्म हुआ, तो डिस्ट्रक्शन के बाद जब भी कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो वो टाइम के अंदर मेटल वुड बी इन ह्यूज डिमांड इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज रिकंस्ट्रक्शन विल हैव टू टेक प्लेस. वो टाइम पे मेटल विल बी इन ह्यूज डिमांड. और जिसके पास वो समय के अंदर कैपेसिटी बन गई, दे वुड बी रूलिंग द वर्ल्ड. और एट द सेम टाइम अलॉन्ग विद द कैपेसिटी, जिसके पास कॉस्ट ऑफ पावर घट गया, क्योंकि मेटल बनाने करने के लिए 52 to 55%
ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज इनटू पावर. अगर आप पावर की कॉस्ट ही आधा कर देते हो and if that becomes 25-30%, that means that margin play is very huge for metal. So structurally metal is in a very bull phase in my viewpoint. बट कमोडिटी है तो शायद वो कमोडिटी का अप्स एंड डाउन का नेचर भी रहता है, तो वो आपको ध्यान में रहना पड़ेगा, उसको वोलेटिलिटी के साथ में इवन आउट करना पड़ेगा. बट इफ यू आस्क मी फ्रॉम डिमांड पर्सपेक्टिव, मेटल डिमांड इन नेक्स्ट 10 years इज गोइंग टू बी टचिंग द न्यूअर हाइस. एंड व्हेन यू से मेटल, तो ये सारे मेटल्स आप बोल रहे हो इसमें? कॉपर की आपको जरूरत हम्म। पड़ेगी केबलिंग के लिए, डेटा सेंटर के लिए. तो डेटा सेंटर की कैपेसिटी आज की तारीख में 45 to 50 गीगावाट्स वर्ल्ड ओवर है. 2030 तक ये कैपेसिटी बढ़ के करीबन 450 से 450 मेगावाट गीगावाट हो जाएगी एआई की वजह से AI प्राइमरीली? की वजह से. So data center is going to be the next big. In fact, I think there is a study which says that in next 5 years, world will not build as many number of residential towers. They will not build as many number of factories. They will not build as many number of warehouses and godowns. As much as I think the construction will take place for data center. So the data center is going to be the next big driver for the global economy. So one will have to look at this data very systematically, I और suppose. ये डेटा सेंटर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इससे कौन से टाइप ऑफ कंपनीज को फायदा हो सकता है? Ancillaries to begin with, they are the first beneficiaries because उनके बिना तो ये डेटा सेंटर बनेंगे नहीं. जिसकी हमने बात की डिजाइन शॉप्स लाइक लार्सन, कंस्ट्रक्शन कंपनीज लाइक लार्सन जिसकी हमने बात की. All other ancillary businesses, say for example cooling business, cooling is the biggest requirement in data center. So those people who are providing cooling solutions, they would be there. Those businesses which are I think in power storage, they would be required. Those companies which are basically producing the renewable power, they would be required because data center with a thermal power is going to be expensive proposition compared to data center with the renewable power. जो रिलायंस कर रहा है कि अपना खुद का डेटा सेंटर 1 गीगावाट का would be powered by their own solar farms. So they are bringing down the cost to zero as far as I think the power consumption is concerned. So that is going to be the companies which are producing the renewable power, they would be in demand. Companies which are producing cables, they would be in demand. Companies which are providing services like network integrations, etc., they would be in demand. So I think every such ancillary, and plus I think the main point, GPUs, जो company semiconductor business में जा रही है, they would be in demand. So in my viewpoint, you will not find any single business left out as far as the thing demand is concerned, because एक बड़ा business खड़ा करने के लिए आपको काफी ancillary businesses को जोड़ना पड़ता है. तो ये जो आप businesses जोड़ने जा रहे हो, they are going to be game changers. एंड इसमें जैसे आपने बताया कि मेटल्स में रैली हो सकती है फॉर द नेक्स्ट 10 years, यू आर बुलिश ऑन दैट. सो इज इट फेयर टू से कि कोई अगर एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है 21-22 ईयर ओल्ड, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन मेटल्स इंडिविजुअली लाइक कॉपर, जिंक, गोल्ड और सिल्वर? See, both yes and no, both answers. आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया बट आप मॉनिटर करना जरूर रखना. ओके. बिकॉज एक चीज पक्का है कि डिमांड के साथ में आपका जो मार्केट का वोलाटिलिटी है, वो वोलाटिलिटी बहुत डेंजरस होता है. अगर आपने गलत समय के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो भी आपको नुकसान हो सकता है. तो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का यहाँ पे अप्रोच दिया गया है. हम हमेशा ऐसा बोलते हैं यंग इन्वेस्टर को, अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट कर पाते हो तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करो. अगर आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप जो फंड चुनते हो वो फंड के अंदर भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करो. यू हैव टू बीट द वोलाटिलिटी बाय वे ऑफ इन्वेस्टिंग सिस्टमेटिकली. एवरी मंथ करना चाहिए, एसआईपी बेसिकली करना चाहिए. ओके. एंड इन ऑल द मेटल्स करना चाहिए. कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम सब में करना चाहिए. और सब मेटल्स के ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड? फॉर्चुनेटली टुडे वी हैव. ओके. कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक इनके भी है? इनके भी है क्योंकि आपके अच्छा. पास ETF है अभी आज की तारीख के अंदर, तो Okay. उसके अंदर आपका हो जाता है. Okay. प्रोडक्ट तो हो जाता है, वांदा नहीं आएगा उसके अंदर. एंड प्लस मोर नंबर ऑफ ETFs एंड इंडेक्स फंड विल कम अप ग्रेजुअली. Yeah. What's your thesis on Adani Enterprises? Again, I think a beautiful business model. They are incubating every business, and after making them big, they are demerging them and make them on their own. उन्होंने पूरे का पूरा ये तरीका से अपने ग्रुप को इतना बड़ा जोड़ दिया है. आप लगभग लास्ट 15 साल के अंदर आप देखोगे 2010-11 से आज की तारीख में 2025-26 के अंदर, तो उन्होंने यही काम किया है. एवरी सिंगल बिजनेस विच दे हैव इंक्यूबेटेड,
they have actually, I think, demerged and given gift to the investors. तो आज की तारीख में कौन सा बिजनेस इंक्यूबेट कर रहे हैं? रोड का बिजनेस वो लोग ने इंक्यूबेट किया हुआ है, एयरपोर्ट का बिजनेस इंक्यूबेट किया हुआ है, डेटा सेंटर का बिजनेस इंक्यूबेट कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल का बिजनेस इंक्यूबेट कर रहे हैं, कॉपर का बिजनेस इंक्यूबेट कर रहे हैं. Each and every businesses, I think, which they are getting into, they are incubating it first under Adani Enterprise. और अडानी एंटरप्राइज उसको एक स्केल के ऊपर लाने के बाद उसको डीमर्ज करके इन्वेस्टर को दे देता है. तो इफ यू आर इन्वेस्टर इन अडानी एंटरप्राइज, यू आर गेटिंग ऑल दिस चाइल्ड बिकमिंग योर पोर्टफोलियो कंपनीज, अल्टीमेटली आपकी पोर्टफोलियो में आ जाती है. तो आपको अलग अलग कंपनी ढूंढने जरूर नहीं पड़ती है. एक कंपनी में इन्वेस्ट करो, वो एग्जीक्यूट करता है, उसका एग्जीक्यूशन के ऊपर आप विश्वास रखो. अल्टीमेटली जब ये डीमर्ज करता है तभी उसको आप बेनिफिट एंजॉय करो. और ये जो तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, उसके अंदर आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, बिकॉज द रिस्क इज टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर. तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है. आपने बताया स्टार्ट में कि आप 35,000 क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करते हो. व्हाट इज द मोस्ट इंस्पायरिंग क्लाइंट स्टोरी यू कैन शेयर, ऑफ कोर्स विदाउट नेमिंग देम, कि पहले बिल्कुल भी उनको फाइनेंसेस के बारे में पता नहीं था, बट देन आफ्टरवर्ड्स दे बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या सम स्टोरी दैट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट. सो विच इज अ गुड पॉइंट एक्चुअली. आई थिंक एज यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, है उसके अंदर एक पीछे के सालों के अंदर जाके देखता हूँ, काफ़ी क्लाइंट जिन्होंने हमारे साथ शुरुआत किया था, जब भी हमें भी मालूम नहीं था कि हम ये हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं, बट हमारा पहले से अप्रोच था कि रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग करना है. तो हमने रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग का जब भी से हमने शुरुआत किया, उसके अंदर आज मैं सक्सेस स्टोरी देखता हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि मैनी क्लाइंट फैमिलीज जिन्होंने शुरू किया था, आज थर्ड या फोर्थ जनरेशन हमारे साथ में जुड़ी हुई है. वाह. दैट मीन्स कि दोज पीपल, काफ़ी लोगों के घर के अंदर काफ़ी प्रसंग हो चुके हैं. किसके घर के अंदर मैरिज जैसा प्रसंग, शादी जैसा प्रसंग हुआ है, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी परचेस की है, किसी ने अपनी बिजनेस को बिल्ड किया है. तो ये हमारे पास काफ़ी सक्सेस स्टोरी ऐसी भी है कि जिसके अंदर जिन्होंने स्मॉल इन्वेस्टमेंट से चालू किया था, उसकी कैपिटल बढ़ी और उसमें से उसने ये तरीके से अपनी कैपिटल को एनकैश किया एंड अल्टीमेटली उसका जो बेनिफिट मिला, उसके अंदर फैमिली को बेनिफिट मिला. एंड टुडे थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग विथ अस. Give me a story which is closest to your heart. Something that makes you think, yeah, they like what I'm doing is absolutely right. Honestly speaking, I think I'm not getting emotionally carried away with this kind of subjects. I feel that I think हमारा एक काम ऐसा है कि we are on this planet Earth to give services to the fellow mankind. ये हमारा काम है. उसके अंदर हम जो जो सिचुएशन के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, we have to keep only one thing in our mind कि we are here to give services to the other person. What are the common 3 mistakes you think these families make? एक मिस्टेक ये होती है कि आप प्री मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लेते हो. ये सबसे बड़ी मिस्टेक है. आपको जाना है दिल्ली, आप उतर जाते हो बड़ौदा पे. तो ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है कि आप डेस्टिनेशन पहुंचने के पहले ही आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे निकलना है यहाँ से. दूसरी जो बड़ी मिस्टेक है, मेनी टाइम्स पीपल आर हैविंग, दे लिसन टू लॉट ऑफ नॉइस. बहुत आवाज उनको आता है कान के अंदर. सब लोग सब जगह से वो सुनना चाहते हैं, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला. मैं ऐसा बोलता हूँ, जब भी आप शांत हो जाते हो तभी आपका अंदर की आवाज आपको सुनाई देती है. आपको आपकी खुद की आवाज सुनाई देनी चाहिए. आप जो ये क्लासिक मिस्टेक कर रहे हो, बिकॉज यू लिसन टू बहुत लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोगों को आप सुनते हो, तो उसके अंदर आपको आपकी खुद की आवाज नहीं सुनाई देती है और एज ए रिजल्ट ऑफ विच आप गलत डिसीजन ले लेते हो क्योंकि आपने बहुत लोगों को सुन लिया है. तो ज़्यादातर जो इन्वेस्ट करता है उसको डिसिप्लिन रखना है कि मैं सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करूंगा, आजू बाजू की नॉइस को कट डाउन कर दूंगा. वॉर आते जाते रहेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन ऊपर नीचे होती जाएंगी, कोई भी कारण सर कोई फ्रॉड हो सकता है सिस्टम के अंदर, वो भी होता जाएगा, बट लाइफ वहाँ पे अटकती नहीं है. कोविड के बाद भी लाइफ आगे बढ़ी है, अनेक वॉर के बाद लाइफ आगे बढ़ी है. इराक की वॉर 1980 के अंदर देखो, कारगिल वॉर देखो हमारे देश के अंदर, ये 26/11 के अटैक देखो, उससे सब के बाद इकोनॉमी सब प्राइम क्राइसिस देखो 2008 की, डिमोनेटाइजेशन की इम्पैक्ट इंडिया के अंदर देखो.
अभी रिसेंट वॉर्स जो हो रही है सब देखो, इस सब के बाद एक चीज जरूर बाहर आती है कि मैनकाइंड नोज हाउ टू कम बैक। तो उसके ऊपर आपका विश्वास ज्यादा होना चाहिए। अगर आप बहुत नॉइस सुनोगे तो हर वॉर में आपका पोर्टफोलियो खाली हो जाएगा। इतना फियर क्रिएट कर देते हैं हमारे वहाँ मीडिया पर्टिकुलरली, कि हम मीडिया को सुन के हमारा पूरा पोर्टफोलियो को खाली कर देते हैं। तो ये आप पैनिक जो करते हो, पैनिक नहीं करना है। ये दूसरी मिस्टेक है कि पैनिक नहीं करना है। नॉइज़ नहीं सुनोगे तो पैनिक नहीं आएगा। राइट। से दूसरी मिस्टेक है। और तीसरी मिस्टेक जिसकी आप समझना चाहते हो, जो मेरे माध्यम से मैं समझा सकता हूँ उसके अंदर, अगर आपने पहली 2 चीज़ सही कर ली, तो तीसरी चीज़ के अंदर जो सही करना है आपको, विश्वास रखना है। योर ओन कन्विक्शन शुड इंक्रीज़। अगर आप कन्विक्शन नहीं रखोगे और आप किसी के ऊपर डाउट रखोगे, तो आपको एक अनटोल्ड पेनल्टी मिलती जाएगी। एनी डाउट दैट यू हैव केप्ट इन योर माइंड विल डेफिनिटली हर्ट यू मोर। तो पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। और पॉजिटिविटी के लिए जाने के लिए जो मैंने एक नित्य कार्यक्रम मैंने सोच के रखा और मैं कर रहा हूँ, थोड़ा आपका मेडिटेशन होना चाहिए, योगा प्राणायाम होना चाहिए। आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी दोनों को आपको तैयार करना है। तो ये आपको थोड़ा हेल्प करती है। तो ये जो चीज़ मिस्टेक गिनते हो, मैं उसका सॉल्यूशन की बात कर रहा Right. हूँ। Amazing. Super insightful, super amazing conversation. Thank you so much for doing this. One last question that I ask all my guests. It's a tricky one. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing yourself, what is one question you would like to ask yourself towards the end? I don't know the answer to this question because honestly speaking, it is a situational dependent question. बट But अगर आप मेरी जगह होते और अगर आप देवेंद्र सर को इंटरव्यू कर रहे होते तो आप उनसे क्या पूछना चाहते? व्हाट इज वन क्वेश्चन यू लाइक टू आस्क योरसेल्फ? कोई एक सवाल। मैं हमेशा यही पूछना चाहूँगा कि आपका डीएनए कहाँ है? अगर मैं आपका डीएनए समझ लूँ, हम्म। तो मुझे आपके साथ में जुड़ने का बहुत आसान हो जाएगा। हम्म। तो मेहनत उसके ऊपर करनी चाहिए कि सामने वाले आदमी का डीएनए कहाँ है? वो अगर वो डीएनए मेरे साथ के मैच हो गया, तो शायद आई थिंक आई विल बी राइट। मोर सक्सेसफुल इन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन। या सो ट्रू। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। बहुत मजा आया, बहुत सीखने मिला आपसे आज एंड आपने इतने इजी वे में एक्सप्लेन किया सारी चीजें। बहुत बहुत ज़्यादा मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आई एम श्योर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस दे आर गोइंग टू बी ऑस्ट्रक बाय योर ह्यूमिलिटी and by your modest approach. I am really, really awestruck by your humility and I am taking that with me today. So thank you so much and all the best to you. I'm so happy, Ushal, that I think your approach is I think very very simple in taking information to their investors. और जब भी मैं आपके साथ में पहली बार बात की तभी आपने मुझे बताया था कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर क्लास जो है वो 35 साल के अंदर का है। Right. शायद वन ऑफ द रीजन फॉर विच आई हैव कम टू योर पॉडकास्ट इज ऑल्सो टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, कि यंग इन्वेस्टर्स को, यंग ऑडियंस को अगर मेरे अनुभवों में से कुछ सीखने को मिल जाए तो दैट इज़ माय रिटर्न गिफ्ट टू द सोसाइटी। वो मैं ऐसा समझ, क्योंकि मैं तो ये सोसाइटी में से ही सब सीखा हूँ, तो मुझे तो वापस ये सोसाइटी को ही देना है। और जो आपने ये माध्यम से मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मैं आपके साथ में ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, उसमें से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है। तो आप आपका अच्छा कार्य कर रहे हो, करते रहना। आगे के समय के अंदर भी आप इसको आगे बढ़ाते रहना। फल की आशा मत रखना। Yeah. जैसे एक लास्ट कोट मैं रखता हूँ आपके सामने। हिज होलीनेस परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का एक कोट है कि वी आर इन दिस यूनिवर्स फॉर सर्विसेज, सक्सेस इज इंसिडेंटल। Wow. आपको सर्विस देना है, Correct. उसका आपका जो फल है वो ऊपर वाला आपके लिए नक्की कर रहा है, तो आप उसके ऊपर छोड़ दें, उसके ऊपर आप दूसरा कुछ सोचे नहीं। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। बहुत ही मजा आया आपसे बात माय करके प्लेजर। एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग गेस्ट आई हैव एवर इंटरव्यूड इन माय पॉडकास्ट। मैंने 350 पॉडकास्ट किए बट ये वाला पॉडकास्ट बहुत बहुत ज़्यादा मजा आया एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। गॉड ब्लेस। Thank you. Thank you so much. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से questions है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से questions है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से parts है आपको लगता है trim करने चाहिए थे, हमें comment section में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast and stay tuned for more
amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.